हो गई होगी प्रोबेबली शुरू, ठीक है। हो गई शुरू। हाँ चलो काटो इसको। पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड काट देता हूँ, ठीक है। चलो बंद भी हो गया। हाँ अरे यार अभी हो गया, ठीक है। और ये भी काट ही देते हैं, ठीक है। चलो आते हैं इस पर। चलो कुछ और बचा ही नहीं, ठीक है। इससे मेरे को दिखता रहेगा कि मीटिंग में होगी नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जेस बेसिकली नेक्स्ट जेस 15 है ना, 14 पुराना हो गया, ठीक है। 15 में पहली शुरू से एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो बिल्ट ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट, तो ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ बोला जा तो हम काम करके बोले ना। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, ठीक है। और रिएक्ट एक्चुअल में एक लाइब्रेरी है, जैसे वो लोग खुद को बताते हैं। आवाज़ आ रही है करणवीर? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, पूछ लियो भाई, कुछ फंसेगा तो, है ना। मैं शुरू से एकदम बता रहा हूँ पूरा ही। तो हम्म, रिएक्ट की जितनी नॉलेज है प्लस सर्वर साइड कंपोनेंट्स, मतलब तुम रिएक्ट में भी वैसे सर्वर साइड कंपोनेंट्स लिख सकते हो। इनके कुछ जितना मुझे आता है थोड़ा मेमोरी से, क्रिएट, हाइड्रेशन, हेल्पर्स और पता नहीं क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लिखना थोड़ा सा ट्रिकी है पर कर सकते हो। ये सारा काम उठा के नेक्स्ट ने ईजी कर दिया। तो नेक्स्ट वाज लाइक कि तुम सीधा सीधा भाई यूज़ क्लाइंट लिख दोगे तो क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। और यूज़ सर्वर लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ सर्वर कंपोनेंट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। हम्म, और लेकिन कुछ कुछ फाइल्स में, जैसे अगर मान लो तुम डॉट टी एस फाइल लिख रहे हो, ये वाला रूल डॉट टी एस के लिए तो, मतलब डॉट टी एस एक्स के लिए तो है ही है, ऑब्वियसली बात है। पर सॉर्ट ऑफ वर्बोसिटी के लिए, कि मतलब तुम बताना चाहते हो कि हाँ भाई डॉट मतलब ये है ही सर्वर पे ही चलेगी, तो तुम डॉट टी एस फाइल्स में, जिसमें तुम जनरली एक्शंस या कोई यूटिलिटी मेथड्स डिफाइन करते हो, ठीक है, हम्म, उनमें तुम यूज़ सर्वर लिख देते हो। तो मतलब लिखने को तुम डॉट टी एस एक्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पॉइंटलेस है। डॉट टी एस में लिख देते हैं क्योंकि ताकि पता चल जाए कि हाँ भैया ठीक है ये सर्वर पे ही चलने वाला है। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो सर्वर ही है, ठीक है। तो ये हो गया। पहले रिएक्ट के कुछ हुक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर रिएक्ट हुक्स की बात करें तो पहला तो यूज़ स्टेट है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा यूज़ रेफ है। तीसरा यूज़ इफ़ेक्ट है, और इसका यूज़ हम नहीं करते नॉट फॉर फेचिंग डेटा, ठीक है। बच्चे करते हैं, मतलब जो नया नया मैंने भी शुरू करा था तो मैं भी करता था, पर बड़ा हो गया तो नहीं करता। उसके जगह फिर हम क्या करते बता दूंगा, लेकिन ये इसके लिए तो सिर्फ नहीं होता। साइड हम्म, इफ़ेक्ट्स मतलब ठीक है, तुम एपीआई कॉल कर सकते हो, बट उसमें एक्चुअल में जब तक तुम लाइक, मैं एक दो वीडियोस मेरे उसमें हैं जो मेरी रिसोर्सेज वाली लिंक है, अगर तुम उसमें देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि कितना बगी कोड होता है, ठीक है। एक्चुअल में हम वो बग्स अभी सॉल्व करते नहीं हैं, हम्म, लेकिन यूज इफेक्ट इज़ नॉट फॉर फेचिंग डेटा, इट्स फॉर डूइंग समथिंग व्हेन डॉम हैज़ ऑलरेडी सेटअप इन द यूआई। मतलब अगर डॉम रेंडर हो चुका है फिर तुम कुछ करना चाहते हो, है ना। जैसे यूज़ रेफ का अपन यूज़ करके ऑटो फोकस करते हैं ना, कि वो रेफ ले लिया हम्म, एलिमेंट का, फिर यूज इफेक्ट में चला दिया, तो जब पूरा पूरा डॉम रेंडर हो हम्म, गया तो इनपुट एलिमेंट में ऑटो फोकस आ गया। तो हम्म, ये अच्छा नॉट, ये सिर्फ ये दो चीज़ों के लिए होता है, फॉर रेफरेंसिंग द डॉम। हम्म, एंड दूसरा इसका काम जो होता है वो, एक सेकंड मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऐसे लिखते हैं। दूसरा काम इसका जो होता है वो ये होता है कि फॉर रेफरेंसिंग एन एलिमेंट इन द डॉम, ठीक है। एन एलिमेंट इन द डॉम, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। और दूसरा काम इसका होता है टू स्टोर वैल्यूज़ अक्रॉस रेंडर्स, ठीक है। हम्म, बेसिकली अगर इसकी वैल्यू चेंज भी हुई तो ये री रेंडरिंग कॉज नहीं करेगा, ठीक है। हम्म, मोटा मोटा ये है। और ये डेटा फैचिंग के लिए नहीं है, मतलब कर सकते हो, नॉट बैड। बट जैसे ही तुम मल्टीपल एपीआईज में जाओगे या फिर यूआई जल्दी 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 चेंज होगा, मैं समझा दूंगा, बट जस्ट टू बी एग्जैक्ट, जस्ट नॉट फॉर डेटा फैचिंग, उसके लिए कुछ और यूज़ करते हैं। एक होता है यूज़ ट्रांजिशन हुक, कि मतलब हम्म, इसमें बेसिकली दो स्टेट्स होती हैं इसमें, ठीक है। स्टेट्स जो इसकी होती हैं वो होती हैं पेंडिंग होती है, स्टेट नहीं हम्म, बोलूँगा, मतलब एक ही स्टेट होती है, दो नहीं एक्चुअल में। एक पेंडिंग स्टेट होती है और एक और डन होती है, कि भाई तुम्हारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो अगर वो फिर पेंडिंग फॉल्स हो जाएगी, तो अगर तुम्हारा ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब तुम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे थे, तो तुम चाहोगे कि जितनी देर में दूसरे पेज पे जा रहे तब तक तुम कुछ कर दो, कुछ यूआई में हम्म, एलिमेंट दिखा दो, मे बी लोडर दिखा दिया। तो तुम चाहो तो यूज़ ट्रांजिशन का यूज़ करके कर सकते हो। ऑल दो उसकी ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है इसमें नेक्स्ट जेएस में, क्योंकि इसमें 3 तरह की फाइल्स होती है जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, तो तुम्हारी सारी एरर्स हैंडल कर लेंगी, ठीक है। 4 सर एक्चुअल में। बट जो रिएक्ट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन, उसमें तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट में हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी ट्रांजिशन की?
नहीं नेक्स्ट में नहीं पढ़ रही, रिएक्ट में पढ़ती है एक्चुअल में, मैं बोल रहा हूँ। ओके। हाँ रिएक्ट में पढ़ती है, नेक्स्ट में नहीं पढ़ती। इसी ना रिएक्ट हुक्स हैं सारे, इनकी ज़रूरत नेक्स्ट में नहीं है। ये मतलब इनकी है यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज इफेक्ट की है, यूज ट्रांजिशन की इतनी नहीं है। तुम्हें अगर कंप्लीटली क्लाइंट पे ही रहना है भाई, मुझे क्लाइंट ही बनाना है, मैक्सिमम पेजेस क्लाइंट है, तब फिर ठीक है यूज ट्रांजिशन कर लो ना, ज़रूरत नहीं है। उसको एक्चुअल में लोडिंग डॉट टी एस एक्स सॉर्ट ऑफ रिप्लेस कर देती है, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। और तुझे आराम से सरर बोलने की जरूरत नहीं, चिल होकर सवाल पूछ भाई, दोस्त है, ठीक है। साल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है आई एम गोइंग मेटा, बट फक इट, ठीक है। छोड़ना क्या ही भाई, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं बन रहा मैं। यूज ट्रांजिशन हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज रेफ हो गया, यूज स्टेट हो गया, और एक आधा कोई हुक बच रहा हो, यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक। ये फालतू रह गए अब तो, जब से रिएक्ट 19 आ गया। पर यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है मेमोइजेस फंक्शन, मेमोइजेस अ फंक्शन, और यूज मेमो यूज होता है तुम्हारा मेमोइजेस अ वैल्यू, ठीक है। और अगर डिपेंडेंसी अरे चेंज हो गई, इसमें ये दोनों ये डिपेंडेंसी अरे इनपुट में लेते हैं, तो अगर ये चेंज हो गई डिपेंडेंसी अरे, तो भाई ठीक है, दोबारा रिकैलकुलेट कर देगा। ये तीनों में मैंने जो लगाया ये डिपेंडेंसी अरे लेते हैं तीनों इनपुट में, ठीक है। इनका सिंटेक्स तीनों का सिमिलर है, मतलब यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो और यूज़ इफेक्ट का बेसिकली कुछ ऐसा ही है। यूज़ इफेक्ट तो तुमको खैर कुछ रिटर्न ही नहीं करता, पर ये एक्चुअल में कॉल बैक इनपुट में लेता है। और मुझे लगता है मुझे मल्टीप्लाई डॉट फाई के पहले ये पढ़ाना चाहिए था, कंसोल डॉट लॉग हेलो कर दे, ठीक है। तो ये अगर डिपेंडेंसी आ रही में मान लो तुमने कोई स्टेट वेरिएबल, लोग जनरली स्टेट वेरिएबल देना प्रीफर करते हैं, तो अगर तुम यहाँ कोई स्टेट वेरिएबल दे दो, मान लिया कोई कॉन्ट स्टेट कॉमा सेट स्टेट इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। इसको 0 मान लो सेट कर दिया, तो तुम यहाँ चाहते हो कि जब तुम्हारी स्टेट चेंज हो तो हेलो प्रिंट हो जाए, जस्ट सपोज, जस्ट यू जस्ट वांट दैट। अगर तुम्हें चाहते हो तो बेसिकली जब भी डिपेंडेंसी अरे की वैल्यू चेंज होगी तो तुम्हारा मतलब ये यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा, वरना पहली बार जब रेंडर होता है पूरा पेज तब तो कॉल होता ही है। मतलब अगेन याद रखना, ये यूज इफेक्ट जो होता है तुम्हारा डॉम रेंडरिंग हो जाती है जब, तब उसके बाद कॉल होता है। तो आफ्टर डॉम, तो डॉम रेंडरिंग कंप्लीट हो गई, फिर यूज इफेक्ट कॉल करेगा। एक और चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं हुक्स के ऑर्डर, कि ये किस ऑर्डर में चलते हैं। तो तुमने लिखा चाहे जिस ऑर्डर में हो कोड में, भले तुमने यूज स्टेट नीचे डिफाइन करा हो, यूज इफेक्ट ऊपर डिफाइन करा हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि यूज स्टेट पहले ऊपर लिखा नीचे लिखा था तो नहीं चला, पहले यूज इफेक्ट चल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जितने भी यूज स्टेट, मतलब 2 फेजेस होते हैं ना, एक होता है बिफोर डॉम रेंडरिंग और एक होता है आफ्टर डॉम रेंडरिंग। जो डॉम रेंडरिंग के पहले जितनी स्टेट्स हैं, और प्रोबेबली जितना मुझे याद आ रहा है रेफ्स, मैंने यूज रेफ, वो सारे के सारे इनिशियलाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो जाते हैं वैल्यू से, जैसे अपन जब रेफ डिफाइन करते हैं तो रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, और फिर अपन ये लिखते हैं ना कुछ कोई वैल्यू, मान लो टाइप लिख देते हैं, ठीक है, और नल कर देते हैं, और इनिशियली यहाँ पे नल दे देते हैं, या फिर अनडिफाइंड देते हैं, जो इच्छा हो। तो ये इसकी इनिशियलाइजिंग वैल्यू होती है ना, तो ये इनिशियलाइजेशन जो होता है रेफ का, ये डॉम रेंडरिंग के पहले हो जाता है। सेम गोस फॉर स्टेट ऑल्सो, स्टेट में भी कॉन्स्ट स्टेट कॉमा सेट स्टेट है अगर, तो वो यूज स्टेट 0 या जो भी है मान लो, ठीक है। मान लो नंबर इसका टाइप था, नंबर और नल, ठीक है। एक सेकंड चुप नहीं रह सकते, बगलिए बोलेंगे जरूरी है, रिकॉर्डिंग चलती, सुनते ना एकदम ऊपर चला देने से। हाँ तो एनीवेज, तो नंबर और नल, तो बेसिकली ये इनकी इनिशियलाइजेशन जो है स्टेट की, वो पहले हो गई होती है, ठीक है। ये हो गई। अब ये हो गई तुम्हारी रेफ्स हो गए, और क्या बचा, यूज़ मेमो भी जितना मुझे याद है वो पहले ही चल जाता है। अब मुझे इसको ऑर्डर हम अगर लिखना होगा तो अभी मैं पेज में, मतलब ये कैसे कंपोनेंट लिखेंगे अपने, उसमें चेक कर लेंगे, बट जितना मुझे याद है यूज़ मेमो भी शायद पहले चल जाता है। यूज़ कॉल बैक बेसिकली उसका चलना कुछ डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो चलता था जब तुम फंक्शन की कॉल करते हो, क्योंकि उसको मेमोराइज करके फंक्शन देना होता है, ठीक है। तो उसमें चलने जैसा कुछ नहीं है। पर यूज़ मेमो एक्चुअल में कैलकुलेट करता है वैल्यू को, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है रेंडरिंग के पहले ही करके रख लेता है। फिर उसके बाद अगर तुम्हारी डिपेंडेंसी अरे चेंज हुई, क्योंकि इनिशियलाइज सारी वैल्यू स्टेट, देखो तुम डिपेंडेंसी अरे में दोगे क्या, स्टेट दोगे, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो चेंज हो रही है, वरना तुम दोगे ही क्यों कुछ भी डिपेंडेंसी अरे में भाई, ठीक है। फिर उसको मेमोराइज ही क्यों करोगे अगर तुमको एक ही बार वैल्यू चाहिए, पहली बात तो यही हो गई, ठीक है। तो तुम क्या करना चाहोगे, तुम कहोगे कि भाई ठीक है स्टेट जो मेरी है अगर वो चेंज होती है, रेफ चेंज होते हैं, तो भाई यूज़ मेमो चला देना। अब बात ये है कि इनिशियलाइज पहले ही हो चुके होते हैं, तो जब इनिशियलाइज पहले हो चुके हैं तो यूज़ मेमो तुम्हारा चल सकता है, तो चल जाएगा। आफ्टर डॉम रेंडरिंग, मतलब तुम्हारा डॉम जितने तुमने रिटर्न में टैग्स लिखे थे, जब वो सब चल गया, तो आफ्टर डॉम तुम्हारा चलता है
यूज इफेक्ट, हम्म बस और क्या। उसके बाद आई डोंट नो 2-3 चलते होंगे, और जितने हुक्स मैंने लिखे हैं उसमें यूज इफेक्ट उसके बाद चलता है। हम्म यूज ट्रांजिशन कंडीशनल है, वो जब तुम राउटिंग करते हो तो जनरली हम क्या करते हैं, स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर राउटर डॉट पुश लिख देते हैं। तो जब वो ट्रांजिशन शुरू होता है तो पेंडिंग को ट्रू कर देता है। फिर इफ़ तुम चेक कर लेते हो कि इफ़ इस पेंडिंग है तो लोडर दिखा देते हो। और तो ये करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये लोडिंग डॉट TSX से समझ जाएगा जो नेक्स्ट जेस देता है तुमको इंटरनली। यूज़ कॉल बैक और यूज़ मेमो, मतलब जब तक रिएक्ट 18 यूज़ कर रहे हो तो ठीक है भाई, करो यूज़, मेमोइज करो, कॉल बैक लगाओ। नहीं कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, रिएक्ट 19 से ये सब कुछ वो खुद ही कर देता है। यूज़ रेफ मैंने बता दिया, फॉर रेफरेंसिंग एन एलिमेंट इन द डॉम। जैसे अगर मान लो तुम ऑटो फोकस करना चाहते हो, जैसे जनरली इसका यूज़ केस तुमने भी यूज़ ही किया है वैसे। जैसे अगर तुमने कुछ रिटर्न करा, मान लो एक इनपुट टैग, ठीक है, इनपुट टैग रिटर्न करा, ऐसा कुछ रेफ दे दिया, इनपुट रेफ, और ऐसे ही। तो तुमने क्या चाह रहे हो कि भाई जब तुम्हारा डॉम रेंडर हो गया तो तुम अब चाहते हो, तो डॉम रेंडर होने के बाद तुम क्या चाहते हो कि भाई एलिमेंट पे ऐसे ब्लिंकिंग एरर मतलब आ जाए खुद से, मतलब क्या बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाए। तुम क्या लिखोगे, यही लिख दोगे कि रेफ तो ऊपर डिफाइन कर चुके होगे यहीं पे, मान लिया कॉन्स रेफ, सॉरी रेफ इज इक्वल मतलब टू, एनी एक्स रेंडर करने के लिए यूज इफेक्ट यूज हाँ, होता है। HTML इनपुट और जैसे अभी एलिमेंट तुमने और एग्जांपल दी वो पेज के स्टार्ट में रन होगा बस, और अगर कोई और रेंडरिंग। साइड भाई तो ये देखो, मुझे मैं समझा दूंगा, एक मिनट रुक जा। हम्म तो फिर तुमने बोला ये रेफ मत बोलो, इसको इनपुट रेफ बोल दो, हम्म इनपुट रेफ डॉट ऐसे, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, डॉट एलिमेंट होता है, कुछ प्रॉपर्टी एक होती है करंट डॉट ऑटो फोकस हम्म इज इक्वल टू ट्रू। तो इससे क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा डॉम रेंडर हो जाएगा, ठीक है, हम्म फिर उसके बाद अपने आप ही उसमें से ब्लिंकिंग एरो ले आएगा, क्योंकि भाई तुमने इस पर ऑटो फोकस ट्रू कर दिया ना। या तो तुम ये लिख सकते थे, वरना इतना इनपुट रेफ देने की ज़रूरत नहीं है, अब तो इसकी ऑटो फोकस प्रॉपर्टी खुद ही होती है भाई, उसको ट्रू सेट कर दे, ये अपने आप देख लेगा। अच्छा, डॉम का यहाँ से मतलब क्या है, जो मैं जब डॉम लिख रहा हूँ तो मेरा क्या मतलब है कि जैसे अपन जब कोई भी फंक्शन लिखते हैं रिएक्ट का, तो ऐसे लिखते हैं ना, फंक्शन मान लो कुछ पेज, कोई पेज होगा ये, ठीक है, नॉट डिपेंड करता है सर्वर या जो भी, बट उससे मतलब उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हम रिटर्न करते हैं ना यहाँ पे कुछ डिव के अंदर कुछ रिटर्न कर दिया /div, फिर इसके अंदर कुछ लिख दिया। ये वाला पार्ट जो है ये इतना, ये डॉम है, ठीक है, ये वाला पार्ट डॉम है, ये डॉम है, ठीक है। और ये रेंडर होने के बाद मतलब माने कि ये होगा ये कि अगर मान लो तुमने यहाँ पे, अब इमेजिन करो ये ऐसे तुम लिख रखा हो, ठीक है, ऐसा कुछ कि तुमने यहाँ पे कोई स्टेट कॉमा सेट स्टेट डिफाइन करके यूज स्टेट 0 लिख दिया, और फिर यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लिख दिया। मान लो इसको नीचे लिख देते हैं, चलो भाड़ में जाए, इसको नीचे लिखते हैं, और उसके बाद ये हेलो लिख दिया, ठीक है, ऐसा। तो अब ये ऊपर लिखा हुआ है राइट, तो कायदे से होना क्या चाहिए, कोड जैसे सिंक्रोनसली चलता है तो होना तो ये चाहिए कि भाई पहले ये चल जाए फिर ये चल जाए, बट ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, ये इग्नोर कर दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर की हुक्स किस में लिखे हुए हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, आपस में वो सेम उस ऑर्डर फॉलो करेंगे। मतलब अगर मल्टीपल यूज इफेक्ट लिखे हुए हैं, मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे console.log hello 2 लिख दिया और hello 1 लिख दिया, आपस में तो ये वैसे ही चलने वाले हैं कि अगर ये वाला यूज इफेक्ट ऊपर डिफाइंड है तो पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा। पर अगर तुम ये सोचो कि यूज स्टेट से पहले चल जाएगा, तो नहीं होगा क्या एग्जैक्टली कि जब तुम्हारा फंक्शन यहाँ से रन करना शुरू करेगा, बेसिकली जब ये फंक्शन रन करता है इसी को रेंडरिंग बोलते हैं, और बार बार रन करता है तो उसको री रेंडरिंग बोल देते हैं। इस फंक्शन के रन करने को ही रेंडरिंग बोलते हैं, ठीक है, मैं भी दिखा दूंगा करके पूरा। तो ये जो तुम्हारा यूज स्टेट है, ठीक है, सॉरी, ये जो तुम्हारा यूज स्टेट है, होगा क्या कि ये सब इग्नोर हो जाएगा, ये दोनों यूज इफेक्ट सीधा यूज स्टेट पे आएगा, उसको इनिशियलाइज करेगा। फिर बीच में अगर कुछ और लिखा हुआ है, मतलब मान लो कुछ, एक सेकंड रुकना, हाँ, अगर कुछ और लिखा हुआ है तो हाँ, तो मैं कहाँ पे था एग्जैक्टली, तो अगर कुछ और लिखा हुआ है तो ये कहाँ पे था यार मैं, शिट, हाँ, तो कुछ और लिखा हुआ है वो चलना होगा चलेगा, नहीं चलना होगा नहीं चलेगा, भाड़ में गया। उसके बाद फिर क्या होगा एग्जैक्टली कि जो भी तुम्हारा यूज इफेक्ट है फिर उसके बाद ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, जहाँ पे तुम्हारा शिट ये डॉम रेंडर करेगा, माने पूरा HTML पेज बनाएगा और HTML पेज दिखा देगा। फिर उसके बाद यूज इफेक्ट चलेंगे सारे ऑर्डर में, ऑफ कोर्स, फिर hello 1 hello 2 प्रिंट होगा, या अगर कोई स्टेट लिखी हुई है तो उसके हिसाब से बदल जाएगा, ठीक है।
तो ये आपस में तो लाइक उसमें चलते हैं ऑर्डर में, पर इनका वो फिक्स होता है कि भैया मतलब किस तरीके से चलने वाले हैं, कि कौन सा डॉम के पहले चलने वाला, कौन सा डॉम के बाद। तो डॉम के पहले ये चलेगा, डॉम के बाद ये यूज इफेक्ट चलेगा, डॉम के पहले कौन चल जाएगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर तुम्हारा एप्लीकेशन लॉजिक या फंक्शनल लॉजिक जैसे भी चेंज होगा वो सब होता रहेगा। तो टेस्ट करने के लिए अगर तुमको करना हो तो हम ये कर सकते हैं कि ls ठीक हो गया। तो हाँ, तो आते हैं इस पे। तो cd करते हैं, क्या नाम है इसका, टेस्ट कोड डॉट, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ऐप नोड मॉड्यूल्स हो गया, पब्लिक तुम्हारे सारे जो भी तुम एसेट्स रखते हो वो हो गया, गेट इग्नोड, ठीक है, इसने बना के दे दिया भाई, अच्छी बात है। नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस तुम्हारा नेक्स्ट कॉन्फिग के लिए है। इसमें तुम जैसे अगर मान लो तुम कोई इमेज रेंडर करवा रहे हो बाहर से, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, इमेजेस, फिर उसका जहाँ रिमोट पैटर्न्स, फिर उसका प्रोटोकॉल लिखेंगे, अब कुछ तो लिखते हैं ऐसा, मतलब भूल गया एग्जैक्टली, हाँ शायद नहीं प्रोटोकॉल होता है, बट उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें लिखते हैं इसमें, डिफाइन करते हैं, प्रोटोकॉल लिखते हैं क्या। सो यहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन चीजें डिफाइन होती बेसिकली है, अगर तुम बाहर से जैसे इमेजेस रेंडर करवा रहे हो तो उसके लिए आ जाएगा, या जो भी और जैसे env हो गई यहाँ पे डिफाइन करने हाँ बैठती करने है, वाले कर देते हैं वो भी, एग्जैक्टली हाँ तुम कर सकते हो। चलिए एरे होता है, क्या होता है, एरे होती है क्या, जो भी है, मतलब ठीक है, एग्जैक्टली मुझे समझ में याद नहीं है, बट जब भी जो भी करते हैं तो ऐसे ही होता है, शायद ऐसे चलता है प्रोटोकॉल, ये पाथ नेम पोल प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ये एरे ऑफ रिमोट पैटर्न है, जिसमें तुम बता दोगे अच्छा प्रोटोकॉल कौन सी है, इसमें शायद HTTP 2 ही होगी, अरे यार 2 ही होगी, और क्या ही हो जाएगा इसमें, HTTPS, फिर उसका तुमने और क्या डिफाइन करना है, होस्ट नेम कर दिया, ठीक है, कहाँ से कर रहे हो जो भी, ठीक है। तो तुम ये मतलब अगर बाहर की तुम वो यूज़ कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसे, इमेजेस यूज़ कर रहे हो जिनकी लिंक तुम्हारे पास है, तुमको यहाँ डिफाइन करना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ इस डोमेन नेम से लिंक्स उठा रहा हूँ, वो मेरे पेज में रेंडर होनी चाहिए, वो नहीं करोगे तो नहीं रेंडर होगी, ठीक। पैकेज डॉट जेसन तो पता ही है, ठीक है। ये लोग रिएक्ट 19 यूज़ करने लग गए, तो तुम्हें वो यूज़ इफेक्ट यूज़ कॉलबैक और यूज़ मेमो की टेंशन नहीं लेनी। और क्या बचा, ESLint तो तुम्हारा भाई उसके लिए है कि तुम्हारी मतलब कोड ढंग से लिखा हो, गुड कोड प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हो नहीं हो रही हो। TS config डॉट जेसन तो ठीक ही है, मतलब अपनी जगह ही है। आते हैं ऐप में, ठीक है। तो ऐप में बेसिकली इनका पूरा मॉडल 3 चीज़ों पे चलता है, 4-5 फाइलें हैं, मतलब उनके नाम तुमको सेम रखने पड़ेंगे। एक पेज डॉट TSX, ये तुम सर्वर या क्लाइंट कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए करते हो, ठीक है। एक होती है लेआउट डॉट TSX, वो तुम लेआउट डिफाइन करने के लिए करते हो, ठीक है, फॉर लेआउट बेसिकली वो चीज़ें, मतलब लेआउट वो चीज़ होती है कि तुम पहली बात इनका एक वो होता है, क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है, वो होता ही होता है। अगर तुम डिलीट भी कर दोगे फाइल तो ये अपने आप ही बना लेगा रूट लेआउट। रूट लेआउट इज समथिंग जो कि डिफाइन करता है कि तुम्हारा HTML का स्ट्रक्चर जो होगा एकदम, अगर रूट लेआउट की मैं बात करूँ तो एकदम बेस स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें HTML टैग्स होंगे, मतलब दिखाऊँ अगर मैं तुम्हें, तो ये है तुम्हारा रूट लेआउट। तो फॉन्ट कौन सा यूज़ होगा, ठीक है, वो बता रखा है यहाँ पे। बेसिकली लेआउट क्या करता है कि जो भी अपना कोड रेंडर होगा हाँ वो लेआउट के अंदर ही चलेगा। ऐसा अगर रजनीश नीचे करना, नीचे कर लो, मतलब अच्छा ये हाँ, ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में एक्चुअली हमारा पूरा का पूरा कोड पास हो रहा है। तो अगर हम चिल्ड्रन के ऊपर कुछ लिखेंगे तो वो हर पेज के ऊपर रेंडर हो जाएगा। एग्जैक्टली हाँ वही, अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूँ तो हर पेज पे आएगा, वो तो देख इट इज एंट्री पॉइंट। हाँ एंट्री पॉइंट वही, तो यहीं से शुरू होता है। और ये रूट लेआउट है, तो अगर तुम अभी नई राउट जब हम बनाएंगे तब उसके अंदर अगर लेआउट डॉट TSX नहीं डिफाइन करोगे तो यही दिखेगा हमेशा। अगर उसके अंदर तुम लेआउट डॉट TSX डिफाइन करते हो तो फिर क्या होगा कि पहले रूट लेआउट रेंडर होगा, फिर उसके अंदर वो लेआउट रेंडर होगा। मैं दिखा दूँगा करके। तो ये पेज डॉट TSX हो गया, ठीक है, फॉर लेआउट्स। एक होता है लोडिंग डॉट TSX, तो अगर तुमको लोडिंग दिखानी हो वाइल द पेज डेटा इज़ एक्चुअली लोडिंग, तो उसके लिए तुम ये यूज़ करते हो लोडिंग। यूज़ ट्रांजिशन ये सेम काम कर देता है, लेकिन हम जनरली अब वही है ना कि नेक्स्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर यूज़ ट्रांजिशन क्यों यूज़ करोगे जब वही सेम काम तो वैसे मिल जा रहा है लोडिंग डॉट TSX से।
यहाँ पे हम जनरली स्केलेटन्स रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है लोडिंग डॉट टी एस एक्स। उसके बाद फिर तुम्हारी एक होती है एरर डॉट टी एस एक्स। अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारे पेज में कोई एपीआई एरर या कुछ भी आ गई, तुमने थ्रो न्यू एरर करा, ठीक है, थ्रो न्यू एरर करा उसके तुमने, तो तुम चाहते हो कि भाई वो नई एरर एक अलग यूआई में कैच हो जाए, तो ये कैच करेगा। ये क्लाइंट कंपोनेंट होता है वैसे, बाय डिफ़ॉल्ट क्लाइंट ही होता है, ठीक है। तो दैट्स दैट। फिर उसके बाद तुम्हारी लोडिंग हो गई, पेज हो गया। फिर एक 404.tsx होती है जितना मुझे याद है। तो अगर तुम्हारा कोई पेज नॉट फाउंड है और तुम चाहते हो कि भैया वो प्रिटिफाई हो जाए, तो तुम कस्टम खुद का कर सकते हो, वरना एक 404.tsx उनकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है जो दिखती नहीं है, पर उस दिख के आता ना कि 404 कोलन, अरे सॉरी वो पाइप उसके बाद लिखा था पेज नॉट फाउंड। वो इंटरनेट तुम उसको अगर वही है कि अपने तरफ से वो करना चाह रहे हो भाई कि हाँ मतलब मैं खुद का बनाना चाहता हूँ तो कस्टम बना लेना। मैंने ये चारों तो यूज़ कर रखे हैं ऑब्वियसली, 5 वाले की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं क्योंकि उनका खुद का काफ़ी अच्छा होता है। ये हो गए। अब आते हैं पेजेस के ऊपर। तो एक बार चला देता हूँ मैं सर्वर इसका, pn dev कर देते हैं लोकल 3000। ये इनका पेज है। और जो तुम कह रहे थे कि अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूँगा बॉडी में, चिल्ड्रन के ऊपर हेलो लिख दिया तो हेलो लिख के आएगा, तो हेलो लिख के आ गया, ठीक है। मान लो मैं इसमें कोई राउट बनाता हूँ, तो राउट का क्या सीन है कि इसमें फोल्डर बेस्ड राउटिंग है बेसिकली, कि तुम फोल्डर बनाओगे जिस नाम का वही राउट बन जाएगा। लोग उसको फाइल बेस्ड राउटिंग बोल देते हैं। पहले फाइल बेस्ड थी जब तुम लिटरली फाइल बनाते, एक index.tsx फाइल हुआ करती थी नेक्स्ट.js 13 के पहले, तो वो मेन होता था, मेन फाइल होती थी, मतलब जैसे यहाँ पे पेज.tsx हम रूट में है। उसके बाद फिर जो तुम नाम बनाते जाते थे वो होता जाता था। फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन गेट सर्वर साइड प्रॉप्स करते थे, सर्वर साइड से डेटा लाके भरने के लिए, हाइड्रेशन करने के लिए, बट ठीक है उसको रिमूव कर दे। अब आते हैं इस पर। तो अगर मैं बनाऊँ कोई पेज, मान लेते हैं करण नाम से बना दिया, ठीक है। तो करण के अंदर मैं अगर यहाँ पे एक layout.tsx बनाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट। अच्छा बाय द वे, इसमें जो भी पेज मतलब जो भी तुम कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे भले layout.tsx में या page.tsx में, वही ही रेंडर होने वाला है, ये याद रखना, वही ही रेंडर होगा। अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो एरर मार जाएगा कि भैया कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड कंपोनेंट है नहीं। तो तुम रिदेश उसको हटा दे, साथ में जो दिख रहा है ना गूगल मीट अच्छा ये का, हटा दो उसको गूगल मीट का, ठीक है, क्रॉस कर दे। हट गया होगा तो। हाँ नहीं यहाँ पे चल रहा है। अब नहीं दिख रहा हाँ होगा। अब दिख रहा है, हाँ सब दिख रहे हैं। हाँ ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे लेआउट लिख देते हैं, ठीक है, और रिटर्न डिव, और यहाँ पे चिल्ड्रन कर देते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन हमको लेना पड़ेगा प्रॉप्स में, तो चिल्ड्रन कर देते हैं यहाँ पे प्रॉप्स में चिल्ड्रन है एनी नहीं भाई, ठीक है, एनी नहीं करना है। तो ये तुम्हारा लेआउट हो गया। अच्छा जनरली ये रिकमेंडेड नहीं होता तुम्हारा जो, मतलब रिकमेंडेड एज इन, अरे हाँ, ये तुम्हारा जो layout.tsx है, गुड प्रैक्टिस की कीप इट सर्वर कंपोनेंट, कीप इट अ सर्वर कंपोनेंट। वरना लोग फिर, मैं भी जब शुरू में नया सीखा था तो मैं क्या करता था, इसी में ऑथ वॉथ की चेकिंग करने लगता था, विच इज़ गुड अगर तुम प्रोटेक्टेड लेआउट करना चाहते हो। पर ऑथ की चेकिंग ऐसे होनी चाहिए कि तुम्हारा, जैसे अगर अपन नेक्स्ट ऑथ यूज़ करते हैं तो वो एक सर्वर कंपोनेंट देता है, मतलब सर्वर फंक्शन देता है, गेट सर्वर सेशन करके, उसके अंदर तुम अपने ऑथ ऑप्शंस पास करते हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सर्वर पे ही चेक कर लेगा कि तुम्हारा सेशन वैलिड है कि नहीं। तो ऐसा कुछ होगा, कॉन्स्ट सेशन इक्वल टू अवेट। अच्छा तुम इसको असिंक बना सकते हो बाय द वे, ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तुम कर सकते हो। असिंक फंक्शन प्रोटेक्टेड लेआउट बोल देंगे हम उस केस में। अगर हमको चेक करना है कि कोई बंदा, मतलब ये राउट ऐसी है जो कि प्रोटेक्टेड है, अगर तुम चाह रहे हो, तो कॉन्स्ट सेशन इज इक्वल टू अवेट एंड फिर उसका तुम क्या लिखो, गेट सर्वर सेशन। मान लो कि हमने इंस्टॉल कर रखा होता नेक्स्ट ऑथ, तो ऐसा होता, फिर हम ऑथ ऑप्शंस पास कर देते, ऐसा ये ऑब्जेक्ट होता है जो कि नेक्स्ट ऑथ देता है तुमको, उसको तुमको मॉडिफाई करना होता है। फिर तुम यहीं चेक कर लेते कि इफ़, है ना, मान लो नॉट सेशन, है ना, सेशन नहीं है, या फिर नॉट सेशन डॉट यूज़र डॉट अलाउड, मान लो अलाउड ही नहीं है यूज़र अगर, तो फिर क्या करो, रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, स्लैश, कि भाई तुम नहीं कर सकते, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है। ये भी तरीका है कि तुम, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, जैसे मान लो मल्टीपल राउट्स अगर होते हैं और तुमको यही हरकत करनी होती, ठीक है, एक तो स्लैश करंट राउट, अभी मान लो बहुत सारे होते, तो क्या करते, ऐप के अंदर जाते और एक बनाते हम राउट जिसके अराउंड पैरेंथेसिस होता है, ठीक है, और इसको उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि तुम्हारा ये जो प्रोटेक्टेड है ना, इसके अंदर का जो पेज.tsx होता है वो पॉइंटलेस होता है। मतलब अगर मैं इसके अंदर पेज.tsx लिख दूँ, जरा ध्यान से देखना एक चीज़ यहाँ पे, ठीक है, समझना जरा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन प्रोटेक्टेड पेज
नाम कुछ भी दे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड फंक्शन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन एक्सपोर्ट कर दूँ तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। सम और ये लो भाई, रिटर्न आई विल नॉट अपीयर, तो ये दिखेगा भी नहीं, ठीक है। और पर जो, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड है सिर्फ वही दिखने वाला है, ठीक है। तो नहीं करोगे तो एरर मार जाएगा कि तुमने कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करा नहीं है। ये डॉट केस बंद कर दो भाई। हाँ, तो लेट्स कम टू दिस। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिटर्न डिव आई एम द प्रोटेक्टेड पेज, ठीक है, ये ठीक है, होगा क्या, आप सुनना ज़रा। ये जो तुमने, जो भी तुम पैरेंथेसिस में डालते हो ना, ये प्रोटेक्टेड डाला है, तो ये कभी भी वाला जो टर्म होता है ये कभी तुम्हारे राउट में आता नहीं है। तो तुम हमेशा जब स्लैश करंट पे जाओगे, तुम कभी भी स्लैश प्रोटेक्टेड स्लैश करंट पे नहीं जा सकते, ठीक, पहली चीज़। पर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया, अगर तुम ध्यान से देखा हो तो। अब ये भी स्लैश को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी स्लैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा रेंडर होगा, समझ रहे हो? क्योंकि देखो ये राउट के उसमें आने वाला है नहीं। मैंने क्या बोला, तो अगर स्लैश करंट पे मैं चला जाऊँ यहाँ पे, एक्चुअली में स्लैश करंट पे देखो ये 404 में जो भी पेज है वो पेज डॉट एस में बना लेते हैं कॉपी। आई एम फ्रॉम करंट पेज, ठीक है, क्या करंट हटा दिया, तो ये आई एम फ्रॉम करंट पेज आ गया। ये हेलो तो कहाँ से आया, रूट लेआउट से आया, जो हमने यहाँ बनाया था। तो अगर तुमको कोई ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो हर पेज पे लिटरली आया तो तुम ये ले लो, ठीक है। इसका खुद का भी लेआउट डॉट एस हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिव चिल्ड्रन, ठीक है, करंट लेआउट, तो क्या होगा, मैंने बोला था ना कि पहले रूट लेआउट रेंडर होता है, फिर उसके अंदर ये लेआउट रेंडर होता है, तो लेआउट्स की नेस्टिंग होती है। तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ करंट्स लेआउट, तो ऐसा देखो, पहले होम दिखेगा, फिर उसके नीचे करंट्स लेआउट दिखेगा, फिर आई एम करंट्स पेज दिखेगा, ठीक है। तो रूट लेआउट रेंडर हुआ, उसके अंदर ये लेआउट रेंडर हुआ, फिर उसके अंदर तुम्हारा पेज रेंडर हो गया, समझ गए? हेलो, हाँ, इतना क्लियर हो गया? रूट लेआउट, फिर तुम्हारा करंट का लेआउट, फिर करंट के लेआउट के अंदर करंट का पेज, ठीक है। नेस्टिंग ऐसे ही होती है, और रूट लेआउट डेफिनेटली होगी। अगर मैं डिलीट भी कर दूँ ये फाइल तो ये अपने आप बना लेगा, जैसे तुम रेंडर करोगे pnpm dev चलाओगे अपने आप बना लेगा। एनीवेज, अब बात क्या बताता हूँ मैं कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड बाय नॉट क्लियर, ठीक है। अब हम अगर स्लैश पे चलते हैं, तो स्लैश करंट पे गए तो ये हो गया। अब अगर मैं सिर्फ स्लैश पे जाऊँ तो तुमको दिख रहा हो तो ये वाला रेंडर हो रहा है, इंस्टेड ऑफ कि स्लैश प्रोटेक्टेड की जगह पे, ठीक है। मतलब होना ये चाहिए था कि ये भी स्लैश रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्लैश रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट आ जाना चाहिए था, कोई एरर आ जानी चाहिए थी, या फिर ये वाला प्रोटेक्टेड का पेज रेंडर हो जाना चाहिए था। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि अलग अलग राउट सेगमेंट्स में है, ठीक है। नेक्स्ट जेएस इनको इंटरनली हैंडल कर लेता है। ये समझ लो कि दो पैरेलल स्लैश के वर्ल्ड्स चल रहे हैं, एक जिसमें ये पेज डॉट एस एग्जिस्ट करता है और एक जिसमें ये पेज डॉट एस एग्जिस्ट करता है। पर ये वाला जो स्लैश प्रोटेक्टेड ये दूसरे राउट सेगमेंट में चला गया। मतलब राउट सेगमेंट अगर तुमको मुझे दिखाना हो तो सॉर्ट ऑफ ग्राफ की तरह होता है। तो यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टेड लिखा होगा इंटरनली, फिर यहाँ पे एक ऐसे करंट राउट होगा, फिर करंट के अंदर करंट लिखा होगा, और स्लैश की अगर मैं बात करूँ तो स्लैश यहाँ पे होगा और इसके अंदर तुम्हारा पेज डॉट टीएसएक्स है, ठीक है। ऐसा कुछ है, समझ गए? ये दोनों पैरेलल हैं, ध्यान रखना, पर कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, ठीक है। वो जेएस इंटरनली मैनेज कर लेता है। ऐसा कैसा तुमको डॉक्स पढ़ने पड़ लेने का फिर। चलो ये हो गया। तो ये पेज डॉट एस यूजलेस है, लेकिन अगर मैं इसको बनाऊँ लेआउट डॉट एस और खैर अगर मैं स्लैश करंट पे चला जाऊँ तो हो, पहली बात तो तुमको प्रोटेक्टेड पेज दिख जाएगा। ये कभी इसके पेज डॉट एस पे गया ही नहीं। इसका लेआउट पॉइंटलेस नहीं होता, पर इसका लेआउट रेंडर होता है। तो हम इसको प्रोटेक्टेड लेआउट बना देते हैं, ठीक है। अरे यार तो पहाड़ में बार बार जा रहा है वेल लेटर। और ये हम बोल देते हैं यहाँ पे कि हम चिल्ड्रन रेंडर कर देंगे, ठीक है। चिल्ड्रन क्या रिप्रेजेंट करता है? सारे के सारे तुम्हारे चिल्ड्रन जो भी आने वाले हैं इसके अंदर, वो इस फोल्डर करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो चिल्ड्रन हो गया, रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, भाई ये काम करो, रिएक्ट नोड ही मंगाओ सीधा। ओके, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, अब प्रोटेक्टेड लेआउट के अंदर तुम्हारा करंट स्पेस, तो तुम कायदे से क्या करोगे कि प्रोटेक्टेड लेआउट तुमने बना लिया और ये तुमको स्लैश प्रोटेक्टेड तो कहीं देखो दिख नहीं रहा। स्लैश प्रोटेक्टेड पे अगर मैं जाता भी हूँ ना, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता भी हूँ स्लैश ऐसा कुछ लिख देता हूँ, मतलब प्रोटेक्टेड, तो एरर मार देगा। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, प्रोटेक्टेड ये एरर मार देगा, ठीक है। और तो इसके लिए तो ये तुम्हारा राउट सेगमेंट जो है राउट सेगमेंट में नहीं आएगा, पर ये अलग उसमें चला गया, मतलब
जो तुम्हारा URL है उसमें नहीं आएगा पर दूसरा राउट सेगमेंट में चला गया, तो स्लैश करंट में आए। फिर तुम क्या करोगे, समझदार इंसान इसमें क्या करेगा, इसको उठाएगा, प्रोटेक्टेड लेआउट में जाएगा, यहाँ डाल देगा, काम खत्म। अब तुम सर्वर पे ही चेक कर ले रहे हो, और चूंकि मैंने क्या बताया कि लेआउट जितने होते हैं हम प्रीफर करते हैं कि सारे के सारे क्या हों, सर्वर कंपोनेंट हो, तो तुम सर्वर से ही यूज़र को रोक दोगे, ठीक है, कि भाई तुम नहीं हो ऑथराइज यहाँ आने के लिए, तुम नहीं आ सकते, तुम स्लैश पे चले जाओ, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड अगर तुमको वो बनाने हो, राउट्स बनाने हो, तो यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, वरना वो उसमें क्या करना पड़ता था, रिएक्ट में क्या करते थे, वो बनाते थे कंपोनेंट जो कि ऐसे ही चिल्ड्रन लेता था, ऑथ प्रोवाइडर बोलते थे उसको, और उसको जो app.tsx होती है रूट वाली, उसमें रैप कर देते हैं, ठीक है। वो तुमको रोक के रिडायरेक्ट मार देगा। तो तुम्हें अगर वो सब कुछ करना हो तो भाई कर सकते हो। हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हिसाब से चलेंगे। ये हो गया, तो लेआउट, रूट लेआउट, उसके अंदर ये लेआउट रेंडर हुआ, उसके अंदर ये पेज.tsx हो गया। प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे बनाते हैं मैंने बता ही दिया। जो भी ये ब्रैकेट्स के अंदर, माने नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर जो भी नाम होता है, अगर तुम उस नाम से एक वो बनाओगे फोल्डर, तो वो कभी भी तुम्हारे URL सेगमेंट में नहीं आएगा, पर राउट सेगमेंट उसका नेक्स्ट अलग से डिफाइन करके रख लेता है। उसका पेज.tsx पॉइंटलेस होता है, पर लेआउट.tsx यूज़फुल होता है। ऐसे ही मैं जनरली अपने आप जितनी बनाता हूँ तो उसमें यही करता हूँ कि ऐसे प्रोटेक्ट डिफाइन करके लेआउट से रोक लिया। एक चीज़ लेकिन ध्यान रखनी है, जितना मैंने पढ़ा था, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये बार बार रेंडर नहीं होता लेआउट। मतलब एक बार अगर लेआउट रेंडर हो गया तो बार बार नहीं होगा, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा केयरफुल रहना होता है कि अगर तुम यहाँ पे तुम सेशन से इंसान को बाहर निकाल दे रहे हो तो खैर तो अच्छी बात है, तुम यहीं रुक गए, पर लेआउट्स बार बार रेंडर नहीं होते। मतलब एक बार रेंडर होते हैं पर बार बार की री रेंडरिंग नहीं होती, जितना मुझे याद है। बाकी इसके अंदर हम यूजर डिफाइन कर सकते हैं, मतलब भाई तो फिर क्लाइंट बनाएगा ना इसको, लेआउट क्लाइंट साइड हो सकता है। हाँ फिर क्लाइंट बना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता। समझ गए, रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बेसिकली होगा कि अगर ये सर्वर कंपोनेंट रहेगा तो एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर हो जाएगा ना सर्वर साइड पे, तुम्हारे पास एक सर्वर साइड रेंडरिंग, कुछ तो लेआउट तो कुछ तो रेंडर होगा। ओके, हाँ, तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि ये सर्वर साइड ही रहे। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बस इतना सा ऑथेंटिकेशन करने के नाम पे किया जाता है, वरना तुम लिटरल API रिक्वेस्ट मार के डेटा वेटा ला रहे हो अगर लेआउट में, तो बैड प्रैक्टिस मानी जाती है, ढंग की चीज़ तो नहीं है। तो ये हेलो 1 3 बार आ गया, जो भी है कंपाइल हो गया होगा। ये हॉट मॉड्यूल रिलोड था, चौथी बार भी आएगा क्या? ओके, तो हो रहा है भाई। अगर तुम बार बार रीलोड कर रहे हो तो होगा, पर आई थिंक अगर तुम बार बार इसको री रेंडर कराओगे इसके पेज को तो शायद नहीं होना चाहिए। लेट्स सी करंट लेआउट, लेट अस सी, मैं चेक कर रहा हूँ, बस हो सकता है मुझे गलत याद हो। लेआउट, ठीक है, सर्वर साइड पे हो गया। उसके बाद हम पेज पे गए, यहाँ पे यूज़ इसको अब अच्छा मतलब करने को तुम कर सकते हो कि तुम ये पूरा पेज यूज़ क्लाइंट बना लो, कोई बुराई नहीं है। मैं प्रीफर क्या करता हूँ कि भाई ये कंपोनेंट्स का अलग वो रखो बना के। अच्छा, अगर तुमको कोई वो चाहते हो कि ऐप में राउट में ही ना आए, तो तुम अंडरस्कोर करके अगर ऐसे लिख दोगे तो कभी भी ये कंपोनेंट्स मतलब स्लैश कंपोनेंट राउट बनेगा ही नहीं। तो मतलब ये हाइड हो गया। ये देखो, ये था, ये शो हो रहा है बट प्रोटेक्टेड URL सेगमेंट में नहीं आ रहा। ये राउट सेगमेंट में ही नहीं आएगा, इसको नेक्स्ट एड्रेस ही नहीं करेगा, इग्नोर ही मार देगा। तो अगर हम स्लैश कंपोनेंट्स पे चले भी जाएँ, मान लो मैं यहाँ पे एक पेज.tsx फालतू सा बना दूँ और यहाँ पे लिख दूँ हाई आई एम फ्रॉम कंपोनेंट्स कंपोनेंट पेज, ऐसा कुछ लिख दूँ मैं, ठीक है। और फिर मैं चला जाऊँ स्लैश कंपोनेंट पे, कंपोनेंट्स था ना, नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मैं अंडरस्कोर कंपोनेंट्स बना लूँ तो भी नहीं, ठीक है। तो ये देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है राउट सेगमेंट में आना पर URL सेगमेंट में ना आना, जो कि प्रोटेक्टेड कर रहा है। एक होता है राउट सेगमेंट में ही नहीं आया, हाइड ही हो गया, वो कंपोनेंट्स कर रहा है। तो तुम चाहो तो ऐसे ऐप के अंदर बना सकते हो, इच्छा हो तो, वरना मैं क्या करता हूँ भाई, इसको बाहर निकालो तो रूट में रखो, अंडरस्कोर लगाने की टेंशन ही खत्म करो, ठीक है। तो भी नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ें ऐप के अंदर होती है सिर्फ वही राउट सेगमेंट में आती हैं, जो मतलब जो भी फोल्डर होगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स आ गया, पेज.tsx आ गया, और फिर अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक यूज़ क्लाइंट बना लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट या फंक्शन कर लो नॉर्मली, एक्सपोर्ट फंक्शन हेलो या काउंटर क्लास एग्जांपल, ठीक है। रिटर्न डिव कॉन्स्ट तुम्हारा क्या, काउंट कॉमा सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट 0, ठीक है। तुमने क्या करा, यहाँ पे डिव बना लिया भाई, काउंट दिखा दिया। इसको यहाँ पे CSS देके मैनेज स्क्रीन कर लेते हैं, मैनेज स्क्रीन w फुल फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम्स सेंटर, ताकि बीच में आ जाए, क्लासिक है ना। बॉर्डर दे देते हैं, टेलमेंट तो नहीं है,
क्या टेलविंड तो इंटरनली है ना, बॉर्डर रेट 500 हो गया, बटन बना लेते हैं प्लस की, ठीक है। बेसिकली ऑन क्लिक पे क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा काउंट, ठीक है। सेट काउंट टू जो भी प्रीवियस था उसका एरो फंक्शन में प्रीवियस +1 कर दे। ऑन क्लिक क्या हो रहा है भाई, रोना क्यों कर रहा है? ओ फंक्शन में बार-बार रिटर्न कर रहा है। उसके बाद फिर यही सेम चीज़ नीचे कर लेता हूँ, ये है घटा दे भाई, इसको माइनस बना लिया, माइनस, ठीक है। और क्या कुछ नहीं बचा, आई होप। और फिर हम यहाँ पे आते हैं करंट में और इसको रेंडर करवा देते हैं। तो मैं मतलब पूरा पेज डॉट एस बनाने की जगह मैं प्रीफर करता हूँ कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। मतलब उसको क्लाइंट अलग बना के यहाँ ले आया, मतलब कंपोनेंट सेपरेट रखो, पेजेस सेपरेट रखो, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा भाई। पहले एक काम करते हैं, चलो डायरेक्ट करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काउंटर नाम दे दिया इसको, काउंटर ये आया सेव कर दिया, ठीक है नाइस। तो हम चलेंगे स्लैश करंट पे, प्लस माइनस आ गया, थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं, बेकार बहुत लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें गैप दे दें, मिनट स्क्रीन मत रख। हाँ क्यों, सेंटर तभी तो सेंटर में आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। वरना ये हटा दूंगा तो फिर सेंटर में नहीं आएगा, वाई एक्सिस में। ठीक है। इसमें क्या करें हम, गैप दे देते हैं 4 का, चलो ठीक है, ऐसे आ रहा है थोड़ा। CSS की ऐसी की तैसी भाई, बॉर्डर ग्रे 400, पैडिंग 3 दे दी। इतनी फालतू हरकत है CSS वाली है, ले भाई, ठीक है। और एक और काम कर देता हूँ, ग्लोबल्स डॉट CSS में चलते हैं, यहाँ पे एक बटन क्लास दे देते हैं और यहाँ पे कर्सर दे देते हैं पॉइंटर डॉट बटन, ये होना नहीं, डॉट बटन क्लास थोड़ी है, मतलब बटन कंपोनेंट, मतलब मैंने बटन एलिमेंट ही टारगेट किया ताकि कर्सर पॉइंटर आ जाए, ठीक है। तो क्या ये +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है, पर लेआउट बार बार रेंडर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, समझ गए। करंस लेआउट एक ही बार कंसोल लॉग हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं, समझ गए। हाँ। तो ये रेंडर चाहे जितनी री रेंडर चाहे जितनी बार होगा, पर ये चीज़ें री रेंडर नहीं हो रही, मतलब ये तो लेआउट की जगह हर किसी में वैलिड है ना। हाँ अगर ये लेआउट की जगह हर किसी में ही तो वैलिड है, मतलब समझ नहीं पाया मैं। कोड स्ट्रक्चर में हाँ जो तूने करंट के अंदर पेज डॉट एसएक्स बनाया था, हाँ हाँ अगर तू इसका ऊपर भी कंसोल लिख देता तो ये भी पेज रेंडर ना होता यहाँ पे, हाँ हाँ वो तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि देखो एक्चुअल में जब आइसोलेट कर देना। हाँ जब फंक्शन रेंडरिंग अपन बोलते हैं ना, वैसे तो सर्वर साइड है खैर, पर जब अपन फंक्शन रेंडरिंग बोलते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हारी लाइन नंबर 4 से लाइन नंबर 10 चल रही है, तो इसके बाद कुछ भी कोड लिख दे, ठीक है, 4 से 10 के बीच में अगर हाँ, तूने रिटर्न के ऊपर लिखा जस्ट कंसोल डॉट लॉग, तो बार बार चलेगा, तो बार बार चलेगा भाई, तब तो बार बार चलेगा। आई एम इनसाइड चलना चाहिए, चलना कराना प्रोबेबली देखते हैं, री रेंडर करवाते हैं या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चला क्या, एक मिनट हो जा, कुछ वो करवा लेते हैं भैया, लेट काउंट इक्वल टू 0, इस पे चलेगा शायद, नहीं चलेगा, चलेगा, होता है रिफ्रेश मारा, ठीक है, खाली है, आई एम साइड 1 2 जो भी है, हाँ नहीं चला, क्योंकि ये सर्वर पे रेंडर हो गया ना एक बार। एक्चुअली काउंटर हमने डिफाइन अलग कर दिया ना, तो हाँ, वही काउंटर के अंदर की चीज हमें पेरेंट पे इफेक्ट नहीं कर रही। हाँ वही तो ये चीज़ तो अलग वो चलेगी, पेरेंट पे इसको फर्क इफेक्ट नहीं नहीं कर पड़ता, रही। हाँ ये वाली चीज़ अलग चल रही है, इसको इससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये भी ना कि देखो सर्वर पे रेंडर हो रहा है, ये सारे लॉग्स जो है सर्वर पे तो हैं, क्लाइंट पे तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट है ना। आगे उस पे जाना, काउंटर पे जाना, एक मिनट, काउंटर काउंटर कंपोनेंट पे, हाँ इसमें अगर ये काउंटर वाली चीज हम करंट के अंदर पेज डॉट एसएक्स में कर देते अच्छा राइट, उठा, तब तो फिर ये क्लाइंट पे चला जाता, तो फिर बार बार रेंडर होता है। हाँ, कंपोनेंट में obviously, एक और फायदा होता है कि तुम सेव कर लेते हो अपने रेंडरिंग, हाँ वही अलग अलग बना के रखना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए। तो मैं वही कह रहा था कि ये एक्चुअल में क्या है, सर्वर पे रेंडर हो गया ना, ये जितने लॉग्स तुमको टर्मिनल में दिख रहे हैं सारे सर्वर वाले हैं ना, तो सर्वर पे एक बार चल गया प्लस जो भी होना था, ठीक है, तो वहाँ से एक बार आई एम इनसाइड बन आ गया, फिर वही कोड सर्वर वाला आके दोबारा जावास्क्रिप्ट बन के वहाँ पे क्लाइंट पे तो चलता है ना, ताकि वो रिकंसाइल कर ले, ताकि हाइड्रेशन एरर ना आ जाए, ठीक है। हाँ ये हाइड्रेशन एरर बचाने के लिए क्या होता है कि जो कोड तुम एक बार सर्वर पे लिखते हो आके यहाँ पे भी चलता है, तो इसलिए आई एम इनसाइड 2 हो गया, रिकंस्ट्रक्ट करता है, फिर जो सर्वर की रेंडर्ड HTML है उसमें घुसाता है जावास्क्रिप्ट को, तो जो जावास्क्रिप्ट बंडल आया होगा ना, ये चला होगा,
और उसके बाद में तो इसलिए यहाँ पे एक बार +1 हुआ, फिर एक बार +1 वापस हो गया तो 2 हो गया। लेकिन ये चीज़ कभी क्लाइंट पे नहीं आई ना यार, क्लाइंट पे तो सिर्फ काउंटर आया जो कि ये है, मतलब कि ये जो रेड बॉर्डर के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे प्लस 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 करता भी रहूँगा तो कभी ये नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर उसे ब्राउज़र तो क्लाइंट साइड हो गया ना। पेज को यूज क्लाइंट करें एक मिनट। अच्छा तो फिर चलेगा भाई, ये ले, तब तो पूरा पूरा जावास्क्रिप्ट बंडल बनेगा, तब तो चलना ही चाहिए भाई इसको मैंने कर दिया यूज़ क्लाइंट, तब तो चलेगा यार। अब करो। देख ये सर्वर वाले हैं, ये देख सर्वर पे जो चीज़ें प्रिंट हो रही है सर्वर लिख के आ रहा है ब्राउज़र पे, तो सर्वर पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। प्लस करो। नहीं चल रहा है क्यों? फक प्लस पे क्लिक ही नहीं कर रहा था, नहीं चलेगा होगा। 1 मिनट पहले कंसोल लॉक क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये भी नहीं चलेगा। नाइस, नहीं चलेगा मेरे लिए नया था भाई, मुझे नहीं पता था। क्योंकि तेरा पूरा कंपोनेंट एंटर नहीं होता, तेरा बस काउंटर ही एंटर हो रहा है। समझ नहीं पाया मतलब। उस पे जा एक मिनट, हाँ। तो ये जो तेरी फाइल है ना, ये तेरी फाइल पूरी पूरी रेंडर हुई ही नहीं कभी। तेरे यूज स्टेट या यूज इसके अंदर थोड़ा डिफाइन, तेरे काउंटर के अंदर डिफाइन। तो काउंटर के जो चिल्ड्रन होंगे वो रेंडर होंगे या काउंटर रेंडर होगा, लेकिन इसका पेरेंट रेंडर नहीं होगा, मतलब री रेंडर नहीं होगा। हाँ, पेरेंट री रेंडर नहीं होगा। लेकिन जहां पे डिफाइन है, तूने यूज स्टेट काउंटर के अंदर डिफाइन कर दिया, तो काउंटर या उसके काउंटर के अंदर जो भी चिल्ड्रन है तेरे, हाँ वो री रेंडर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक्चुअल में ये वो होगा ना, रिएक्ट इसको मेमोराइज कर दे रहा होगा। हाँ, वो रेंडर नहीं होगा तेरा। उसमें तो तेरे को चीज है ही नहीं ना यूज। समझ गया, ये एक्चुअल में रिएक्ट 19 यूज कर रहा है ना। कहाँ गया? तो वो जो रिएक्ट डॉट मेमो अपन नहीं यूज़ करते हैं, वो रिएक्ट डॉट मेमो करके इसको मेमोराइज कर देते थे पहले, रिएक्ट डॉट मेमो लगा के, ठीक है। वहाँ यहाँ नहीं लगाते, सॉरी यहाँ लगाते थे। कहाँ गया ये यहाँ पे ना करते थे कि वो कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट मेमो और पूरी चीज़ उसने डाल दिया। तो ये रिएक्ट डॉट मेमो ऑलरेडी कर रहा होगा, हाँ तो सही बात है। अब स्टेट इसकी चेंज हो रही है तो पेरेंट री रेंडर नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि रिएक्ट डॉट मेमो इंटरनली रिएक्ट 19 ने कर दिया। पर अगर ये सर्वर रेंडर्ड होता, ये सर्वर पे रेंडर हो रहा है अब, तो अब इसका कोई भी हिस्सा क्लाइंट पे रेंडर ही नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट द काउंटर पार्ट। मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये देखो, सिर्फ सर्वर पे एक बार ही चला, अब कुछ नहीं, देखो क्लाइंट पे भी कुछ नहीं चल रहा। और मैंने जब यहाँ पे यूज़ क्लाइंट करा उसके बाद भी क्यों नहीं चला, यूज़ क्लाइंट करा उसके बाद भी क्यों नहीं चला, वो इसलिए नहीं चला यूज़ क्लाइंट के बाद भी बार बार इसलिए नहीं चला, ये बार बार प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो रिएक्ट डॉट मेमो कर दे रहा होगा ना। इसको रिएक्ट डॉट मेमो कर दिया होगा किसने? रिएक्ट 19 ने, जो कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। हम कर सकते थे पर अगेन क्यों करना भाई जब हो रहा है तब। चलो ये क्लियर हो गया। बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि बार बार तुम्हारा लेआउट रेंडर नहीं होता, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना कि जो भी चेक्स करने हैं वो एक ही बार होने वाले हैं, फिर बार बार रेंडर होगा नहीं, क्योंकि सर्वर पे एक बार रेंडर हो गया दोबारा क्लाइंट पे आके क्यों रेंडर होगा ये, ठीक है। अनटिल और से क्लाइंट कंपोनेंट होता, जो कि हम बनाते नहीं है इसको जनरली, ठीक। तो ये चल गया, लेआउट डॉट टीएसएक्स हो गया तुम्हारा, जो भी था ये मुझे बताना था, मैंने बता दिया। ये तो प्रोटेक्टेड लेआउट ठीक है, पढ़ा रहे कोड को, कंसोल लॉग चला नहीं था, ये भी आ गया, ठीक है नाइस। पर लेआउट कहाँ गया? अच्छा, लेआउट के अंदर लेआउट नेस्ट होते हैं, तो बेसिकली रूट लेआउट, फिर उसके अंदर जो भी तुम खुद का लेआउट डिफाइन करोगे। इसमें मैंने लोडिंग डॉट टीएसएक्स भी बना सकते हैं बाय द वे, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन लोडिंग, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग लिख देते हैं, ठीक है। डिव लोडिंग और एक सेम चीज़ CSS min touch screen flex justify center items center border to border नंबर 600, ठीक है। और मान लेते हैं इसको अपने H1 के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। H1 और इसका CSS कर देते हैं टेक्स्ट 4 अक्षर, ठीक है। चलो, और इसको मैं क्या करता हूँ, अब जो हमारा जो करंट वाला पेज है ना, इसकी रेंडरिंग में थोड़ी सी देर लगवा देते हैं। हम करेंगे क्या? अच्छा बाय द वे, क्लाइंट कंपोनेंट्स असिंक नहीं हो सकते, तो मतलब अगर तुम यूज़ क्लाइंट इसको बना रहे हो तो उसको यहाँ पे असिंक डिफाइन करोगे, मान लेते हैं ऐसे कुछ, तो ये एरर मार जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 2 इशूज़ कैसे आ गया। काउंटर इज एन असिंक क्लाइंट कंपोनेंट, ओनली सर्वर कंपोनेंट्स कैन बी असिंक, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो तुम सिर्फ सर्वर कंपोनेंट्स को असिंक कर सकते हो, तो इसको हटा दिया। क्लाइंट कंपोनेंट्स असिंक नहीं हो सकते। अब आते हैं इस पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन करंट पेज पे। मैंने बोला कि भाई मैं क्या करूँ, इसको तो असिंक बना सकते हैं ना, क्योंकि तो सर्वर है। तुम चाहो तो यहाँ पे यू सर्वर लिख सकते हो बाय द वे, ऑल द वे पॉइंटलेस है पर लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने करा अवेट न्यू प्रॉमिस आर सेट टाइम आउट,
आर कॉमा, मान ले 5 सेकंड के लिए डिले मार दिया मैंने। अब एक प्रॉमिस, तो उतनी 5 सेकंड के लिए क्या करेगा, देखो एक सेकंड, 5 सेकंड के लिए देखो लोडिंग दिखाएगा। ये लोडिंग डॉट TSX ने जो UI था टेक ओवर करा। 5 सेकंड जब बीत गया, यहाँ पे 5 सेकंड का डिले मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया पेज डॉट TSX में, आर्टिफिशियल डिले, डिले। जब तक ये नहीं लोड हो जाएगा तब तक क्या होगा, तुम्हारा लोडिंग डॉट TSX चलेगा। देखो वापस से 5 सेकंड के लिए, ठीक है। अब आएगा मेन पेज तुम्हारा, आने दो, आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि लोडिंग डॉट TSX, यही हरकत वो भी कर सकता था तुम्हारा जो यूज ट्रांजिशन हुक मैंने बताया था, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट कंपोनेंट और तुम उससे ट्रांजिशन करवा रहे हो किसी दूसरे पेज पे, तो अपन क्या करते हैं, मतलब ऐसा होता है कुछ, कॉन्स्ट इज पेंडिंग ऐसा कुछ लिखते हैं शायद, स्टार्ट ट्रांजिशन इज इक्वल टू यूज ट्रांजिशन, और उसके बाद फिर खाली है तो फॉल्स लेता है, नहीं कुछ नहीं था, ठीक है। अब तुम यहाँ लिख सकते हो कि इफ़ इज पेंडिंग, आई डोंट नो ऐसा कुछ, इफ़ शिट, यहाँ पे इफ़ इज पेंडिंग, ये बूलियन है, तो यहाँ पे तुमने रिटर्न कर दिया डिव, जो कि लोडिंग लिख देगा, ठीक है। और उसके बाद वरना फिर क्या करा, मान लो कोई बटन है जो कि कहीं नेविगेट करवाता है, जस्ट सपोज कोई बटन है नेविगेट करवा देता है, ठीक है। सेम दे देते हैं क्लास नेम इसको, नेविगेट करवाता है कहीं पे, और ऑन क्लिक पे क्या होता है ये। अब तुम यहाँ पे पहले राउटर यूज़ करोगे, राउटर कौन देता है, नेक्स्ट.js देता है, ठीक है। राउटर, तो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से है ना, और उसको हमने क्या करा, राउटर डॉट पुश स्लैश, मान लो स्लैश पे कर दिया, ठीक है। ओके सॉरी यार, बार बार हो रहा है, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब तुम ये क्या करो, इसको तुम उसमें डाल दोगे, स्टार्ट ट्रांजिशन, और जितना मुझे याद है इसको अपन एरो फंक्शन बनाते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो जब तक ये ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये दिखाएगा चेंजिंग टू स्लैश। ओके मान लेते हैं तुम ट्रांजिशन स्टार्ट करो, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल डिले दे देते हैं ना, ताकि हमको दिखे तो कि भाई कुछ देर के लिए लोडिंग दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अवेट, हाँ सिंक बना लो इसको, ठीक है। सिंक अवेट वही है, न्यू प्रॉमिस और 10 सेकंड का डिले दे देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं जाऊँ स्लैश करंट पे, तो लोडिंग दिखाएगा। ये लोडिंग कहाँ से आ रही है, लोडिंग डॉट TSX से आ रही है कि भाई स्लैश करंट पे मैंने 5 सेकंड का डिले दे दिया था, लोडिंग आ गई। उसके बाद फिर मैंने बटन बनाया एक नेविगेट का, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो चेंजिंग टू स्लैश आया ना। ये कौन रेंडर करवा रहा है, जितनी देर के लिए इज पेंडिंग ट्रू है उतनी देर के लिए। अब 10 सेकंड रुको, फिर ये बदल जाएगा, रुको एक सेकंड, 10 सेकंड देखा। तो अगर तुमको क्लाइंट कंपोनेंट से चाहते हो कि जितनी देर कोई पेज नेविगेशन हो रहा है उतनी देर कोई UI दिख जाए, बेसिकली ये, तो यूज ट्रांजिशन यूज करते हैं स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। नाम से दिख रहा है यूज ट्रांजिशन का क्या मतलब होगा, ठीक है। ये क्लाइंट कंपोनेंट्स के लिए। सर्वर के केस में कोई दिक्कत ही नहीं ना भाई, सर्वर के केस में लोडिंग डाल दो सीधा सीधा। या एक और चीज़ कर सकते थे, अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो। नहीं वो सर्वर के लिए होगा। अगर मान लो ये पेज लोड होने में टाइम लेता तो फिर तुम क्या करते, जैसे ये कुछ टाइम ले रहा है मान लिया असिंक, ठीक है। तो तुम यहाँ पे भाई अगेन प्रॉमिस 5 सेकंड का अगर मैं डिले डिफाइन कर दूँ तो तुम क्या करते, तुम बोलते कि भाई सेट टाइम आउट आर कॉमा 5 सेकंड, ठीक है। तो फिर तुम क्या करते, स्लैश करंट पे जाते, लोडिंग हो रहा है 5 सेकंड के लिए क्योंकि वो है, और उसको 3 सेकंड कर देते हैं, नेविगेट वाला, हाँ यार इसको 3 सेकंड कर देते हैं। नेविगेट पे क्लिक करा तो 3 सेकंड के लिए आया, और फिर चला जाना चाहिए इसको 3 सेकंड बाद। लिया नहीं क्या इसने, हाँ 3 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया। तो और उसके बाद फिर इसने 5 सेकंड और लिया, ओह शिट नाइस, यहाँ पे 5 सेकंड और ले रहा है, मुझे लग रहा है इसकी वजह से 5 सेकंड और ले रहा है। अगर मैं इसको हटा ही दूँ तो क्या होगा, ये 5 सेकंड का डिले लेगा और उतनी देर के लिए वो दिखाएगा। क्यों, क्योंकि हो ये रहा है, पता क्या हो रहा है,
तुम लेआउट यहाँ से में ट्रांजिशन हो शुरू जा तो रहा कर रहे हो पर यहाँ पे आके रुक जा रहा है, रेंडरिंग हो ही नहीं रही 5 सेकंड के लिए, है। तो ये स्पेंडिंग ट्रू रह रहा है। इट्स लाइक कि भैया हम्म, जब तक तुम्हारा यूआरएल सेगमेंट कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाएगा स्लैश पे, मतलब यहाँ तुम स्लैश करन से उस पर नहीं चले जाओगे, तब तक हम्म, दिखेगा ही नहीं। तो मतलब मैंने क्या करा है, मैंने स्लैश करन से जो स्टार्ट ट्रांजिशन के बाद में ये था ना 5 सेकंड का हम्म, डीले, सॉरी 3 सेकंड का डीले, कहाँ गया यार, हम्म, पेज डॉट एस काउंटर, ये मैंने हटा दिया है। तो आइडियली अब 5 सेकंड का डिले सिर्फ कहाँ पे है, तुम्हारा जो रूट पेज डॉट टी एस एक्स है सिर्फ उसके अंदर है। हम्म, मतलब कि होम पेज होने में तो देखते हैं, मुझे लगता है 5 सेकंड के लिए क्या होना चाहिए, चेंजिंग टू स्लैश, क्योंकि तुम्हारा देखो अभी स्लैश करंट पे ही हैं हम स्लैश पे नहीं गए हैं। जब स्लैश पे पहुंच जाएंगे तो वो इज पेंडिंग जो था ना, कहाँ गया, ये हो गया फॉल्स, ट्रांजिशन हो गया कंप्लीट, और फिर तुमने क्या करा, तुम यहाँ पे आ गए, समझ गए। इसी को अब इसको हटा के अगर मैं इसकी जगह सिंपल ये कर दूँ भाई, इतनी मेहनत ना करूँ, मैं यही लोडिंग डॉट टीएसएस कॉपी मारूँ और तुम्हारे रूट में डाल दूँ, सिंपल, और ये स्टार ट्रांजिशन हटा दो, फालतू है। मतलब चलो इसको रखने के लिए रखना हो रख लो, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर तुमने अभी ध्यान दिया हो, स्लैश करंट पे मैं गया, ये लोडिंग आ गई, ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैं नेविगेट पे गया सीधा, क्योंकि वो स्टार ट्रांजिशन पॉइंटलेस हो गया ना, क्योंकि लोडिंग देखो पिछली बार क्या था, जब हमने लोडिंग डॉट टी एस एक्स नहीं दी थी तब तो वो इस पेंडिंग वेंडिंग देख रहा था कि भाई अगर पेंडिंग है, ठीक है, तो क्या करो कि एक सेकंड, हाँ अगर इस पेंडिंग है तो तुम क्या करो कि उतनी देर के लिए चेंजिंग टू स्लैश दिखा दो और ये सब। पर जैसे तुमने लोडिंग डॉट टी एस एक्स दे दी ना, वो भी सेम ही काम करती है, लोडिंग डॉट टी एस एक्स उतनी देर के लिए लोडिंग दिखा देगी, तो फिर ये पॉइंटलेस हो गया। अगर तुम ध्यान दो ना तो चेंजिंग टू स्लैश सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखता है हल्का सा, स्लैश करंट, अगर मैं इसको यहाँ लगा भी दूँ, देखो स्लैश करंट पे गया, लोड हो गया, नेविगेट करूँगा 1 सेकंड के लिए आकर चला जाएगा, स्लैश से हट के खट से लोडिंग डॉट टी एस एक्स फॉल बैक कर गया, क्योंकि उसको पता है अगर तो लोडिंग डॉट टी एस एक्स मुझे रूट में मिल जाए तो मैं वहाँ से लोडिंग ले लूँगा, नहीं मिलती है तो मैं स्टाइल ट्रांजिशन वाला इस पेंडिंग पे फॉल बैक करूँगा, समझ गए। तो मतलब चाहो तो यूज़ ट्रांजिशन तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक हुक है, अगर एक चूंकि एक हुक है तो इसलिए सिर्फ क्लाइंट में आएगा, पर पॉइंटलेस है क्योंकि इसका काम कौन कर देता है, इज लोडिंग कर देता है भाई, समझ रहे हो, समझ रहा बस बात खत्म, नेविगेट टू स्लैश, ठीक है, तो ये दिक्कत ही खत्म हो गई। एक सेकंड, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद मैंने ये तो बताया ही था कि अगर तुम्हारा भले चाहे क्लाइंट हो चाहे तुम्हारा क्लाइंट कंपोनेंट हो या सर्वर कंपोनेंट हो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CLG हेलो, CLG इनसाइड, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ CLG बाय, काट देते हैं, हम क्लाइंट की बात करेंगे थोड़ा सा, मतलब ये रिएक्ट में हम आ गए थोड़ा, सर्वर पे तो ऑब्वियसली प्रिंट होगा ही हेलो वन, हेलो बाय इनसाइड, तो मैंने हेलो कहाँ लिख रखा है, यहाँ पे 5 पे, बाय लिख रखा है 32 पे, और 5 से 32 के बीच में जो भी है वो वही, उसी को हम बोलते हैं कि भाई रेंडर हो रहा है बार बार, देखो इनसाइड बार बार आ रहा है पर ना हेलो आया ना बाय आया, समझ गए। तो ये जो फंक्शन बार बार चलता है ना लाइन नंबर 7 से लेके लाइन नंबर 30 तक, इसी को हम बोलते हैं रेंडर हो रहा है पहली बार, फिर उसके बाद री रेंडरिंग, मतलब क्या बार बार चलेगा तो बार बार, तो उसको री रेंडरिंग बोल देते हैं, समझ गए। तो ये सिर्फ इनसाइड वाली चीज़ बार बार चल रही है, पर देखो हेलो और बाय जो मैंने यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे लिखा था, इसके बावजूद ये क्लाइंट कंपोनेंट है, यूज़ क्लाइंट लिखते ही ये बेसिकली एक रिएक्ट का कंपोनेंट बन गया सिंपली। यूज़ क्लाइंट लिखने के बाद भी ये और ये लाइन नहीं चलती, सिर्फ ये लाइन चलती है। अगर तुम चाहो तो पता है हम चीज़ इसमें और कर सकते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बड़ी सिंपल चीज़ है ये। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये, ठीक है, और हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं शायद, नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे, इसको हटाया, ठीक है, मैं बस चेक कर रहा हूँ, ये करेगा काउंट +1 कर देगा, ठीक है, और ये क्या करेगा काउंट +1 कर देगा, ठीक है, और -1 कर देगा, दैट्स इट। आई थिंक ये चल जाना चाहिए, तो नहीं चला गया, और री रेंडर होगा ही नहीं ना, वो 0 का 1 नहीं दिखेगा बार बार, क्योंकि उसी के लिए तो हमको री रेंडरिंग चाहिए ना, ताकि काउंट नया बार बार दिखता रहे। प्लस तो हो रहा है इंटरनली काउंट, अगर तुम्हें मैं कंसोल लॉक करवाऊँ तो शायद काउंट प्लस हो रहा होगा, इनसाइड 0 नहीं कुछ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये काउंट बाहर आ गया ना, सॉरी, हाँ तो चलेगा ही नहीं। तो एनीवेज तो ये है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि आ गया सेट काउंट, चलो ये हो गया। अब आते हैं हम
इनके ऑर्डर पे चलने के, ठीक है। तो यूज़ स्टेट बेसिकली एक एरो फंक्शन भी लेता है, पर उसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एरो फंक्शन लिख दें और यहाँ पे मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग यूज स्टेट रनिंग, ठीक है, CLG काउंट यूज स्टेट रनिंग, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 कर दूँगा, तो ये 0 एज इनिशियल वैल्यू ले लेगा, ठीक है। ओके, एक और बनाते हैं, काउंट टू स्टेट रनिंग, ठीक है। उसका फिर अपन अब क्या चलते हैं सबसे ऊपर, यहाँ बीच बीच में डाल देते हैं, एक यूज इफेक्ट यहाँ डाल देता हूँ मैं, CLG यूज इफेक्ट 1 रनिंग, पूरा नहीं समझ, ये ठीक है, दिख रहा है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ डाल देते हैं, यहाँ पे डॉम के अंदर, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डॉम रेंडरिंग स्टार्ट, और ये एक्चुअल में रोना करेगा, तो हम इसका ऐसा कुछ कर देते हैं और यहाँ पे कॉल कर देते हैं इसको, वैसे दिक्कत तो अलग ही है ये, खैर एक सेकंड रुकना, ऐसा कर ले, रिटर्न 3 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भाई ये IIFE है, ठीक है, तुरंत इन्वोक हो गया, ये स्टार्ट, ठीक है। तो अब हमको दिख जाएगा कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक। काउंट टू रेंडर करवा लो, नहीं करवाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलना तो इसको फिर भी है। तो अगर मैं रिफ्रेश मारूँ पूरा पेज, लॉग्स पे ध्यान देना, पहले काउंट यूज स्टेट चला, फिर काउंट टू यूज स्टेट चला, इनिशियलाइज हुआ, फिर डॉम रेंडरिंग चली है, फिर डॉम रेंडरिंग खत्म हुई है, फिर यूज इफेक्ट 1 चला है, फिर यूज इफेक्ट 2 चला है, मतलब जिस ऑर्डर में लिखे थे उस ऑर्डर में। अगर मैं इनको ऊपर नीचे भी कर दूँ, मान लिया मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और मैं यूज इफेक्ट 2 को ऊपर कर देता हूँ, सबसे ऊपर कर देता हूँ, मैं काउंट 2 को भी ऊपर कर देता हूँ, ऐसा उल्टा सीधा कर दिया, ठीक। वापस से रीरेंडर करते हैं, शुरू करते हैं इसको, तो क्या होगा देखो, सबसे पहले काउंट टू यूज स्टेट चला, डॉम रेंडर होने के पहले, डॉम रेंडरिंग यहाँ हुई है, फिर काउंट का यूज, दूसरा वाला काउंट यूज स्टेट चला, फिर उसके बाद यूज इफेक्ट 2 चला, फिर 1 चला। तो ये आपस में तो ऑर्डर में चलते हैं, पर इन कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा, मतलब डॉम रेंडरिंग के शुरू होने के पहले कौन सा चलेगा और ख़त्म होने के बाद कौन सा चलेगा, ये डिसाइडेड होता है। तो देखो डॉम रेंडरिंग के बाद कौन सा यूज इफेक्ट, अगर हम यूज रेफ भी ट्राई करें, यूज रेफ भी बना लेते हैं, रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, ठीक है, HTML आई डोंट नो, हाँ चलो HTML इनपुट एलिमेंट ले लेते हैं और नल जो भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसमें लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग रेफ इनिशियलाइजिंग, अच्छा इनिशियलाइज ही तो हो रहा है, ठीक है, चलेगा तो फिर बार बार अपने हिसाब से, तो रनिंग की जगह इनिशियलाइजिंग वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा सही है। ये और उसका फिर रिटर्न नल, ऑफ कोर्स ये नहीं लेता क्या एरो फंक्शन, ऐसे इनिशियली नल देना था यार, तो काम नहीं चलेगा इससे, नल अपन रेफ कंसोल लॉग कर लेते हैं, ठीक है, CLG रेफ और इसको 100 दे देते हैं, साला नंबर दे देते हैं, रेफ और कॉमा रेफ। तो अगर ये चलेगा पहली बार में, मतलब रेंडरिंग शुरू होने के पहले चल जाएगा तो भी दिख जाएगा, बाद में चलेगा तो भी दिख जाएगा। और स्टार्ट कर देते हैं पूरा सर्वर कंपोनेंट, और सॉरी क्लाइंट कंपोनेंट, हेलो बाय काउंट 2 चला, क्यों कि काउंट 2 पहले लिखा था, कहाँ गया ये, फिर उसके बाद रेफ चला है, तो ये काउंट और रेफ आपस में, मतलब चूंकि इनको सबको चलना किसके पहले है, रेंडरिंग स्टार्ट होने के पहले ही चलना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनिशियलाइज हुआ है बेसिकली, तो इसकी करंट वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 100 से, काउंट का यूज स्टेट चला, मतलब ये वाला काउंट चला, फिर डॉम रेंडरिंग शुरू हुई, डॉम रेंडरिंग खत्म हुई, फिर से रेफ चला, ठीक है। ये दोबारा रेफ जो चला, ये चला नहीं एक्चुअल में, ये कंसोल लॉग दोबारा हुआ है ना, क्योंकि अगेन जब तुम्हारा ये रेंडरिंग खत्म हो गई थी, तब उसके बाद फिर वापस से फंक्शन शुरू होगा ना यहाँ से चलना, तभी तो ये यूज इफेक्ट 2 को चला पाएगा, तो इसलिए दोबारा ये कंसोल लॉग हो गया,
ठीक है, और सेइंग कि ये क्या बोलते हैं दोबारा इनिशियलाइज नहीं हुआ। इनिशियलाइज तो 100 पहली बार में हो गया था, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, तो हाँ, तो बेसिकली और डॉम रेंडरिंग एंड हुई, उसके बाद ही यूज इफेक्ट चले हैं, ठीक है। तो इट डजेंट फकिंग मैटर कि तुम्हारा क्या बोलते हैं वो क्या था, मतलब तुम्हारा कैसे लिखा हुआ था, सब डिसाइड होता है ऑलरेडी कि डॉम रेंडरिंग के पहले कौन चलेगा, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट चलते हैं, और डॉम रेंडरिंग खत्म होने के बाद ही तुम्हारा यूज इफेक्ट चलता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी था कि आफ्टर डॉम यूज इफेक्ट चलता है, पहले स्टेट रेफ यूज मेमो भी चलता ही होगा, एक बार करके देख लेते हैं। कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू यूज मेमो, ठीक है, रिटर्न 100,000 CLU यूज मेमो, रनिंग, लेट्स सी क्या होता है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश मारूँ, यूज मेमो पहले चल गया रेंडरिंग शुरू होने के, ठीक है, तो तुम मतलब ऐसे चेक कर सकते हो, मैं कहना चाह रहा था कि कौन सा पहले चलता है। तो बेसिकली तुम्हारा जितने भी मेमो होते हैं, तो मैंने बोला था यूज मेमो, रेफ और स्टेट्स तीनों रेंडरिंग के पहले चलती हैं, रेंडरिंग के बाद यूज इफेक्ट चलता है, ठीक है, और ये आपस में ऑर्डर में चलेंगे। अगर मैं यूज मेमो को ऊपर लिख दूँ, मान लो सबसे ऊपर लिख दूँ काउंट 2 के पहले, तो ऑब्वियसली बात है पहले यूज मेमो चलेगा, क्योंकि ये इनका ऑर्डर आपस में मतलब फिर डिपेंड, रेंडरिंग के पहले वालों का ऑर्डर आपस में डिपेंड करेगा कैसे लिखे हुए हैं, रेंडरिंग के बाद वालों का ऑर्डर डिपेंड करेगा वो आपस में कैसे लिखे हुए हैं। पर कोई चीज़ रेंडरिंग के पहले चलनी होगी तो पहले चलेगी, बाद में चलनी होगी तो बाद में चलेगी, वो तो दिख ही रहा है हमको, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये देखो पहले यूज मेमो चला, फिर काउंट 2 चला, ठीक है। तो ये है, ये मैं समझाना चाह रहा था इतनी देर से कि ये जो मैंने पूरा बताया था जार्गन, ये इस पे बेस्ड था कि आफ्टर डॉम बिफोर डॉम व्हाटएवर, रिटर्न इनपुट रेफ। अच्छा ये तो कर ही सकते हैं हम, अगर मान लो कोई इनपुट बना देते हैं गलती से, यहाँ कहीं पे लिख दे, यहीं पे इनपुट बना दिया, ठीक है, इनपुट दे दिया, टाइप टेक्स्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ बोलूँ रेफ इज इक्वल टू रेफ, और नंबर की जगह नल कर देते हैं इसको, इनिशियली नल ही है ये, और ओके ठीक है। उसके बाद फिर मैं किसी भी यूज इफेक्ट में चला गया और यहाँ पे लिखा रेफ डॉट करेक्ट डॉट ऑटो फोकस इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो भी तुम्हारा वो है क्या लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट, ये मे नॉट बी एन ऑप्शन प्रॉपर्टी नहीं कर रहा भाई मैं, इफ़ रेफ डॉट करेंट है तो ठीक है, लो स्टार्ट करने दो, प्रीलोड। तो कहाँ लिखा हुआ है वो, तो उसके वो नहीं है क्या, 3 कहाँ से आ रहा है यार, अच्छा 3 यहाँ से आ रहा होगा, ये यहाँ से आ रहा होगा, सॉरी, ठीक है उसको हटा दो, नल लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा मैं, नल इसको नल कर देते हैं। इसको थोड़ा वो बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, CSS में बॉर्डर ग्रे 500 पैडिंग 3, ठीक है, दिख गया, ओके नाइस। लेट्स सी दिस अगेन, ऑटो फोकस हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। इसको कंडीशन में रेफ पास कर पाएगा, मतलब क्या पता ये जब तक रेफ इनिशियलाइज हो उससे पहले चल रहा है। नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो मैंने बोला ना कि डॉम बन गया होगा तभी तो यूज इफेक्ट चलेगा, उसके पहले चलेगा ही नहीं। हाँ तो डॉम में तो ऑलरेडी रेंडर हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, एक मिनट रुक जाओ, इनपुट रेफ डॉट करें एंड देन यहाँ पे इनपुट रेफ पास करते हैं, थोड़ा सा नाम अलग हो गया, शुड नॉट मैटर एक्चुअली यार, एक सेकंड, ऑटो फोकस क्यों नहीं है, इनपुट रेफ ऑटो फोकस, ओह शिट, डॉट फोकस कॉल करना पड़ता है, सॉरी, डॉट फोकस कॉल करना पड़ता है, ठीक है, फंक्शन है, अब हो जाएगा। अगर मैं शुरू करूँ
10 सेकंड की रेडन हटा दे भाई, क्या हुआ? लोडिंग हटा दे, लोडिंग हटा दे। हाँ वो हटा दूंगा, ये हो ठीक गया, है। हो गया। लोडिंग का क्या सीन है भाई, वो 5 सेकंड का लगा रखा है ना डिले, उसकी वजह से आ रही है। तो पेज हाँ, डॉट ये जेसन बात में है 3 इसकी। सेकंड का लगा देते हैं, 2 सेकंड का लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म, देख 2 सेकंड के लिए आएगा हम्म, एंड ये ठीक है। तो ये इस काम में आता। तो मैंने जो ये बताया था कि ये ऑटो फोकस नहीं होगा एक्चुअल में। अच्छा तुम हम्म, इसको करने की जगह ऑटो फोकस वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल है, इतना मेहनत नहीं करनी। फिर कहाँ गया इनपुट, कहाँ गया भाई, ये है ठीक है। सिंपल हम्म, ऑटो फोकस प्रॉपर्टी होती है। तो ऑटो फोकस को ट्रू कर दे, वो अपने आप ले लेगा, इतनी मेहनत क्यों करनी, ठीक है। ये लो भाई, हम्म, वही मतलब काम जो सिंपली हमने वो। यूज़ इफेक्ट लगा के करा था उसके बाद हो गया, हम्म, ठीक है। तो वॉटेवर ये कर सकते थे। तो ये तो हो गया पूरा रिएक्ट कैसे चलता है वाला, क्लाइंट कंपोनेंट हम्म, कैसे बना सकते हैं। कुछ नेक्स्ट हम्म, स्पेसिफिक चीज़ें मैं बताता हूँ मैं। दूसरा, हम्म, तुम्हें अगर मान लो जैसे बैकएंड के राउट्स वाउट्स लिखने हो, ठीक है, तो वो तुम तो मन हो तो मतलब जनरिक कन्वेंशन है एपीआई फोल्डर बनाने का, बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना तो कुछ भी नाम दे दो। अब इसके अंदर मान लो मैंने कोई हम्म, लिख दिया राउट, हम्म, क्या नाम दूँ भाई, करण ही दे देते हैं। तो हम्म, ऐसे लिखते हैं करण स्लैश, और अगर तुम राउट डॉट टी एस नाम की फ़ाइल बनाओगे तो राउट बन जाएगा, हम्म, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिखना भूल गया था, 4 फाइलें नहीं होती है, एक राउट डॉट टी एस भी होती है। ये तुम्हारी बैक एंड राउट डिफाइन करने के लिए होती है, फॉर बैक एंड राउट्स। तो करता क्या है, कुछ हम्म, नहीं, तुम किसके अंदर जो भी फंक्शन जिस भी नाम का करोगे, जैसे एक्सपोर्ट फंक्शन गेट, तो अब स्लैश एपीआई स्लैश करन पे क्या हो गया, गेट फंक्शन गेट राउट बन गई। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिटर्न, अच्छा तुमको रिटर्न करना ही पड़ेगा, तो रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिटर्न करना ही पड़ता है, डॉट जेसन, ठीक है। फिर तुमने करा और यहाँ पे लिख दिया मैसेज हम्म, हेलो करण, और मैं यहाँ पे चला गया स्लैश एपीआई स्लैश करंट पे। तो ये गेट राउट मारेगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट तो गेट ही मारेगा, ठीक है। हम्म, तुम चाहो तो ये भी पास कर सकते हो, कोड भी शायद दूसरे काम में लेता है क्या, कोड स्टेटस 200। अगर तुमको स्टेटस भेजना हो तो भाई नेटवर्क में गए, इसको काट दो जरा 1 सेकंड के लिए, रीलोड मार दो। तो हम्म, करंट पे जब मार रहे हैं तो देखो इसका स्टेटस 200 आया होगा ना। तो ये अगर तुम चाहो तो 400 300 भी सकते हो, आई डोंट नो। तो अगर मैं रिफ्रेश मारूँ तो देखो 300 आएगा इस बार, जहाँ तक है। तो 200 ही आया क्या, आई डोंट नो। मतलब स्टेटस वाली चीज़ का भी मेरे खैर इतना काम आई नहीं। हाँ देखो 300, ठीक है। तो हम्म, तो ये था तुम्हारा 300। तो ये तुम यहाँ से जो भी भेजोगे वो आ जाएगा। तो सो आई थिंक इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, हेडर्स हैं, नेक्स्ट कॉन्फिग स्टेटस टेक्स्ट है ना, रिक्वेस्ट सक्सीडेड, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश मारूँ, करने पे जाऊँगा, 300 तो कहाँ ही आ रही है, क्या पुराना है क्या ये, अच्छा प्रिजर्व लॉग हो रखा है भाई, शिट। तो 200 रिक्वेस्ट सक्सीड देगा ये स्टेटस कोड, ठीक है। टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 300 लिख दूँ और सेव मार दूँ तो 300 आएगा, रिव्यू ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया, और तुम्हारा मैसेज जो भी तुम्हें भेजना था, ये तुमको ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना ही करना पड़ेगा। अब मान लो तुम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट डिफाइन कर दो, ठीक है। अरे समझ गया। हाँ अरे ठीक है, ये नहीं रेस्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए तो कभी वो बता, नेक्स्ट 15 का नए फीचर्स। हाँ 15 में बस 1 सेकंड रुक जा, बस मैं एक चीज़ बता दूँ। रिक्वेस्ट बॉडी अगर एक्सेस करनी हो तो रेक, पहला जो इसमें हम्म, पैरामीटर होता है वो रेक होता है, मतलब रिक्वेस्ट बॉडी होती हम्म, है। उसका टाइप हम्म, होता है नेक्स्ट रिक्वेस्ट, हम्म, ठीक है। उसके बाद भाई अगर तुम्हें मान लो बॉडी निकालनी है तो बॉडी को अवेट करना पड़ेगा, है ना। ये अवेट पहले भी करना पड़ता था जितना मुझे याद है, क्या बोलते हैं 14 में भी, इसमें भी करना पड़ता है, रेक डॉट जेसन, ठीक है। और ये कर दिया, और यहाँ पे CLG बॉडी कर दिया, या एक काम करो बॉडी भेज देते हैं, चलो अच्छा रहेगा, मैसेज बॉडी भेज दी ले भाई, बॉडी ही ले जा। रिफ्रेश मारा, ओ माय गॉड ये क्या अरे पोस्ट डिफाइन तो करते हैं। गेट ही तो है ये, क्या अरे है तो मतलब, गेट में बॉडी भेज सकते हैं, हाँ पोस्ट में भेज सकते हैं बस बॉडी, हम गेट में थोड़ा भेज सकते हैं। नहीं तो मैं तो रेस्पॉन्स में भेज रहा हूँ ना, इसलिए अवेट रेक डॉट जेसन ही था ना, इसलिए यार नेक्स्ट जेएस रिक्वेस्ट बॉडी कैसे एक्सेस करते हैं, क्या रेक डॉट बॉडी था क्या यार, करंटली व्यूइंग द पेजेस नहीं चाहिए भाई, ऐप दे, रुको यार ये पेजेस है भाई, फालतू कितना ये, डेट अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन मैंने भी तो करा। अरे तूने ऊपर पोस्ट डिफाइन नहीं किया भाई, गेट में नहीं भेज सकते हम लोग। मतलब
ऊपर इसे गेट में पोस्ट डिफाइन कर एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन पोस्ट। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, समझ नहीं पा रहा तुम्हारी बात। कर एक मिनट पोस्ट कर इसे। गेट में तो पोस्ट बॉडी कर थोड़ा दूँ, बेसिक तो है। पोस्ट कर दूँ तो बोल रहा है। हाँ अबे पोस्ट में गेट खोलेगा में नहीं हालांकि। रिक्वेस्ट की बॉडी नहीं होती ना, अच्छा। रिक्वेस्ट की बॉडी थोड़ा होती है, हाँ पोस्ट गेट की में बॉडी होती रिक्वेस्ट है। बॉडी होती नहीं है, शिट सॉरी। हाँ ये गेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम हेलो करण भी लिख सकते हैं, पर गेट में रिक्वेस्ट बॉडी नहीं होती ना, तो इसलिए एक्सेस नहीं करने दे रहा होगा। हाँ अभी चल जाए, चला है, क्या हो गया, रोना हो गया इसका। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन, हाँ क्योंकि है ही नहीं ना रैक, तो चल ले भाई, हो ही गया क्या, चल क्यों रहा बे। चला ऐसे। हाँ ठीक है, वो गेट में रिक्वेस्ट बॉडी होती ही नहीं है, सॉरी हाँ, तो डिफाइंड ही नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट रिक्वेस्ट लिख भी दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग रैक, हाँ तो ये होगी ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि गेट में तो रिक्वेस्ट बॉडी नहीं होती ना। रिक्वेस्ट बॉडी अगर मैं इसको रिक्वेस्ट ये नहीं है तो बे, पर बॉडी नहीं होगी इसमें, अच्छा रिक्वेस्ट तो होगी पर बॉडी नहीं होगी। हाँ हाँ बॉडी ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं, लेकिन हाँ हम चाहें तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं पूरा का पूरा, तो अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ही भेज दूँ तो वो चला जाएगा। कहाँ गया, खाली आ गया क्यों भाई, आई डोंट नो, कोई रीज़न होगा। वेट करना था क्या इसको, रिक्वेस्ट डॉट हेडर देखिए। रिक्वेस्ट डॉट मेथड्स ना, ये मेथड देखिए। हेडर हेडर भेजते हैं, कुछ तो भेज देते हैं, हेडर कॉल तो ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा क्या इसको। देख देख अबे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन तो ऑलरेडी है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार। या फिर मुझे लगता है एक्सेस नहीं करने देगा, शायद सेंसिटिव डेटा होगा ना, एक्सेस नहीं करने देगा। देख रहा है, यू कैन नॉट सेंड द रिक्वेस्ट बॉडी, मतलब रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते तुम, बॉडी तो खैर इसमें है ही नहीं क्योंकि गेट है ये। एनीवेज अब आते हैं हम इस पे, तो मैं क्या बोला था, ये तो छोड़ो, पॉइंटलेस निकल गया ये। जो नेक्स्ट जेस 15 में चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अगर मान लो तुमने कोई कुकीज़ होती हैं, ठीक है, इस पर ज़रा कुकी सेट करते हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ, एप्लीकेशन 3000 पे इसको क्लियर कर दो, और मान लेते हैं करणवीर और शर्मा, ठीक है। पहले क्या था कि तुम पहले ऐसे कर सकते थे, शायद अभी भी कर सकते हो, पर फिर ये कंप्लेन करेगा कि भाई ये नेक्स्ट मेजर रिलीज़ में ये चीज़ हटा दी जाएगी। तो ये वाली चीज़ है, मतलब जैसे कॉन्स्ट कुकीज़ इज इक्वल टू अवेट कुकीज़ डॉट गेट। हाँ हाँ देखिए। और ये कुकी स्टोर बोलते हैं इसको, जनरली नाम कन्वेंशन है, करो चाहे ना करो। फिर कंसोल डॉट लॉग तो छोड़ ही दो, यहाँ पे सीधा हम कुकी स्टोर ही पास कर देते हैं, उसको हम स्ट्रिंगिफाई कर देंगे। देखते हैं क्या होता है, तो ये आया राइट। अगर मैं यहाँ पे कुकी स्टोर डॉट गेट करूँ, मतलब कॉन्स्ट करन इक्वल टू कुकी स्टोर डॉट गेट करन, तो ये करन की वैल्यू दे देगा। तो मैं अगर यहाँ पे करन को भेज दूँ, कुछ आया नहीं, अबे करन नहीं था, ठीक है। ओके, तो अगर हम कुकी स्टोर भेजेंगे तो पूरा पूरा कुकी स्टोर नहीं जाता, बट अगर मैंने कुकी स्टोर डॉट करन करा तो ये तुम्हारी जितनी भी कुकीज़ थी ये चली गई, ठीक है। यहाँ जो हमने अवेट करा है ना, ये नेक्स्ट 14 में नहीं था, और देखो एरर मार गया। तो इसको पहले ये चीज़ अवेटेड नहीं थी, नेक्स्ट जेस 14 में चलेगा शायद अभी भी, पर यहाँ पे कुछ कंप्लेन कर रहा होगा या तो कि भैया अवेट करना चाहिए। ये चीज़ पहले नहीं थी पर अब हो गई है, अवेट पहले नहीं था इसमें, 14 में नहीं था पर अवेट करना पड़ता। तो एक तो ये मेजर चेंज हुआ है। क्यों? मुझे नहीं पता भाई, वो नेक्स्ट जेस वालों से पूछ लो, बस हुआ है मुझे इतना पता है, ठीक है। मैं उतना डिग अप करा नहीं, 15 में ये चेंज हो चुका है, अवेट हो गया यहाँ पे पहला तो, ठीक है। और बाकी सब सेम है, बाकी तुम अपना गेट सेट करते रहो जो मन करे। दूसरा क्या होगा दूसरा तुम्हारा चेंज ये हुआ है कि जैसे मान लो अगर तुम डायनामिक राउट बनाते हो, जैसे अगर मैंने बनाया स्लग बना दे। हाँ स्लग बनाऊँ एग्जैक्टली, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ स्लग स्लैश ID, ठीक है, और स्लग स्लैश ID स्लैश पेज डॉट TSX लिख दिया, यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट
फंक्शन, ठीक है, सॉरी डिफ़ॉल्ट असिंक क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे पेज, और यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है जितना मुझे याद है शायद यही था, पैरम्स था या सर्च पैरम्स था, लेट अस सी। सर्च पैरम्स होगा प्रोबेबली, सर्च पैरम्स तो नहीं होगा, पैरम्स ही होगा यार, पैरम्स होगा, पैरम्स। और फिर मुझे लिखना पड़ेगा इसको पैरम्स प्रॉमिस। चलो अभी देखते हैं, बाकी लिखता हूँ मैं एक मिनट, रिटर्न डिव कॉन्स्ट, क्या नाम है उसका, जैसे id इज इक्वल टू, id अभी तुरंत नहीं निकलेगी, पहले हाँ id इज इक्वल टू अवेट, ये अवेट करना पड़ेगा तुमको, जो ये जो स्लग्स होते हैं उनको अवेट करना पड़ता है अब, ठीक है। तो मैं इसको प्रॉमिस और इसके अंदर एक id नाम की चीज़ है जो कि एक स्ट्रिंग है भाई, ये तो तुमको ये अवेट करना पड़ता है अब, पहले शायद ये अवेट नहीं था जितना मुझे याद है, ठीक है। तो तुमको पैरम्स जो भी होते हैं राउट के उनको करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ /slug/1 आया क्या कुछ, पैरम्स है, सर्च पैरम्स है, क्या था /slug/1 तो चला तो गया, रेंडर नहीं हुआ कुछ, ओ भूल गया ना करना आईडी, तो ये अवेट करना पड़ता है, ठीक है। अपन इसको ले आते हैं, ठीक है। तो ये अवेट करना पड़ेगा पहला तो। दूसरा तुमको सर्च पैरम्स का भी वही हाल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सर्च पैरम्स, और मान लेते हैं अपन कुछ सर्च पैरम्स बना लेते हैं अभी के अभी, प्रॉमिस क्वेरी, ठीक है, कोई स्ट्रिंग होगी मान लिया क्यू, और यहाँ पे मैं लिखा कॉन्स्ट क्यू इज इक्वल टू, शायद अवेट करना पड़ेगा सर्च पैरम्स को भी। और मैं यहाँ पे इसी की तरह h1 और यहाँ पे id हो जाएगा, यहाँ पे क्वेरी हो जाएगी, लेट अस सी यही होता है, चलता भी है कि नहीं। सर्च पैरम्स का मेरे को सिंटेक्स नहीं याद है, आओ नहीं चला, ठीक है। तो आई डोंट नो, वेट फ्लेक्स कोल गैप टू क्वेरी, अच्छा क्वेरी हमने भेजी भी कहाँ है, q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये अवेट करना पड़ता है इनको, ये ध्यान रखना, ये सर्वर कंपोनेंट के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि असिंक फंक्शन भाई बहुत तो मतलब फक ऑब्वियस ही बात है कि भाई अगर ये क्लाइंट कंपोनेंट होता तो असिंक होता ही नहीं। तो क्लाइंट कंपोनेंट में आप कैसे कर सकते हो वो बता दूंगा, पर ये मुझे जितना याद है तो ये मैं शायद गूगल सर्च कर लेता हूँ। क्लाइंट कंपोनेंट में यूज सर्च पैरम्स हो जाएगा और यूज पैरम्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी तो कहानी अलग है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। हाँ हम बात कर रहे हैं इसकी कि अगर सर्वर कंपोनेंट में तुमको एक्सेस करना है तो अवेट करने पड़ते हैं। पहले करने पड़ते थे अवेट की नहीं, ये मुझे नहीं याद, एक बार चेक कर लेते हैं कि in Next.js 14 did we need to await search params and params in server components, or is this new await thing has been introduced in Next.js 15? सिंक्रोनसली अवेलेबल मतलब अवेट नहीं करना पड़ता था, अब करना पड़ता है ना। अब डिड वी नीड टू अवेट सर्च पैरम्स एंड कुकीज़ भी, ठीक है। देख लो एंड कुकीज़, देखो एंड कुकीज़, देखो नेक्स्ट.js 14 में पहले सिंक्रोनसली थे, मैंने अवेट नहीं करना पड़ता, अब करना पड़ता है। कर सकते हो तुम सिंक्रोनस एक्सेस, बट जब बहुत बड़ी कोई वो आएगी ना, दिस बिहेवियर इज स्लेटेड फॉर डिप्रिकेशन, मतलब कोई बड़ा वर्जन जैसे अगली बार आएगा 16-17 मान लो, तो हटा देंगे, तुम अवेट करना ही पड़ेगा। अभी मैं अवेट ना करूँ शायद नहीं दिखेगा प्रोबेबली, एक मिनट ना करूँ मैं अवेट तो नहीं दिखेगा, कुछ देर के लिए प्रॉमिस भी हटा दो इसके अराउंड से, ताकि टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेन ना करे। अरे यार तो ही नहीं दिखेगा शायद, अच्छा नहीं अभी दिख रहा है क्योंकि वही उन लोगों ने उसके लिए कर रखा है, बट इस यहाँ पे कुछ तो एरर फेंकता है, ये रोने लगता है भाई। पैरम शुड बी अवेटेड बिफोर यूजिंग, ठीक है।
हाँ, तो मतलब देख लेना। तो ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कि तुम्हें अवेट करना पड़ता है कुकीज़ को, और अवेट करना पड़ता है तुमको पैरम्स और सर्च पैरम्स को, ठीक है। ये पहले नहीं था। अगर ये चीज़ हमको क्लाइंट में एक्सेस करनी है तो भाई हलवाई है, फिर तो दिक्कत ही खत्म हो गई। अगर मान लो यहाँ पे कोई क्लाइंट कंपोनेंट हम करवा रहे होते, सम क्लाइंट कंपोनेंट मान लेते हैं, कोई बना लेते हैं, कंपोनेंट्स में गए, क्लाइंट कंपोनेंट, इसका नाम बदल के काउंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक्सपोर्ट फंक्शन क्लाइंट कंपोनेंट, ठीक है, रिटर्न डिव यूज़ क्लाइंट, ठीक है। तो सबसे बड़ा सिंपल सा है भाई, हिसाब ही खत्म है इसका। तो कॉन्स तुम्हारे पैरम्स इज इक्वल टू यूज़ पैरम्स, ठीक है। कॉन्स सर्च पैरम्स इज इक्वल टू यूज़ सर्च पैरम्स। अरे यार क्या रोना हो रहा है। हाँ, और फिर तुम क्या करो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मान लो पैरम्स इज लाइक जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पैरम्स and then use params, sorry, search params is like JSON dot stringify search params, ठीक है। और मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, क्लाइंट कंपोनेंट को ओवर लूँ, तो ठीक है, दिख ही रहा होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश मार दूँ, सर्च पैरम्स पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए था। क्वेरी क्यू आई थिंक दिखना चाहिए था शायद। यहाँ पे डॉट गेट वेट करना पड़ता है कुछ ऐसा, मुझे याद आ रहा है जितना। एक मिनट, कॉमा सर्च पैरम्स डॉट गेट शायद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गेट एंड क्यू गेट करना पड़ता है। हाँ, वन आ गया, ठीक है। तो जो भी है, बट यहाँ पे जो तुम्हें चेंज मतलब मुझे मेनली दिखाना था वो यहाँ दिख गया। और राउट डॉट टी एस मतलब कुकीज़ एक्सेस करनी है। कुकीज़ तुम सर्वर कंपोनेंट से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी असिंक लग सकता है वहाँ पे तो अवेट लग ही सकता है। तो तुम चाहे क्लाइंट में भी अगर करनी है तो भाई कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। क्लाइंट में तुम गए, किसी क्लाइंट कंपोनेंट में चले गए, यहाँ पे तुमने क्या एक असिंक फंक्शन हैंडल, ठीक है, कुछ भी बना दिया, आप करते रहो कुकीज़ एक्सेस, ठीक है। कुकी स्टोर ले भाई इज इक्वल टू अवेट, ओ माय गॉड, अवेट कुकीज़, तो कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन की तो मतलब कॉल कहाँ कर रहे हो, ठीक है। फिर यूज़ करो अपने हिसाब से, बैठ के करते रहो। बट ये याद रखना अवेट करना पड़ता है, 15 में अवेट करना पड़ता है, पहले नहीं करना पड़ता था। यहाँ पे भी अवेट 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 अवेट, ठीक है। पैरम्स और सर्च पैरम्स ऑब्वियसली स्पेशल नाम है। अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो मैं डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ इनको, तो यही ही नाम होने चाहिए। आई डोंट थिंक अगर कोई और दूसरा नाम दोगे तो इससे एक्सेस हो पाएगा ये, मतलब अगर मैं यहाँ पी भी दे दूँ तो शायद नहीं एक्सेस हो पाएगा। लेट मी सी, आई थिंक नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस इन्होंने ऑर्डर डिसाइड करा हो विच। हाँ, एरर मार गया। क्या एरर मारा भाई, एक माई स्टूडेंट एन एरर, क्या बोला है, यू आर इम्पोर्टिंग कंपोनेंट दैट मींस, ठीक है भैया। अच्छा, क्लाइंट कंपोनेंट मना कर रहा है कि एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, रुक जा यार, बाद में इसको देख लेंगे, एक मिनट रुकना। ओके ओके, हाँ ये देखो डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अगर मैं इसको भी, हाँ फिर तो मतलब भाई पैरम्स बनाने पड़ेंगे, बेसिकली पैरम्स, ठीक है। देयर इज, ये स्पेशल नाम्स हैं, ठीक है। पैरम का नाम पैरम ही हो सकता है, सर्च पैरम का नाम सर्च पैरम ही हो सकता है ना। दीज नेम्स मैटर। क्लाइंट कंपोनेंट में तो भाई अलग ही रोना चल रहा है इनका कि तुम कुकीज़ नहीं कर सकते। दिस वॉज न्यू फॉर मी कि तुम कुकीज़ एक्सेस ही नहीं कर सकते क्लाइंट कंपोनेंट से, बाहर में जाओ। तो ठीक है, यू कैन नॉट। ऑल दो एक तरीका है, कैसे, एक्शंस बना के, जैसे ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाओ एक्शंस नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें .ts फाइल बना लो, गेट कुकीज़ .ts। याद रखना कोई भी अगर सर्वर कंपोनेंट मतलब सर्वर पे चलने वाली फाइल होती है वो सिर्फ असिंक फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकती है, बस कोई कॉन्स्टेंट्स कुछ नहीं। मैं दिखा देता हूँ करके, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन कॉन्स्ट कुकीज़, अब यहाँ पे तो चलेगा ही, इज इक्वल टू कुकी स्टोर, सॉरी, इज इक्वल टू अवेट कुकीज़, ठीक है। और फिर तुमने क्या करा यहाँ पे लिख दिया रिटर्न कुकी स्टोर, या ऐसा चलो, हाँ चलो रिटर्न कुकी स्टोर कर दो। कुकी स्टोर करना चाहिए नहीं, चलो अपन करन वाली कुकी भेज देते हैं, ठीक है। असिंक फंक्शन गेट करन कुकी, और मैंने कहा रिटर्न कुकी स्टोर डॉट गेट करन, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऐसे टाइम पास के लिए मैंने करा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू 100, और एक और करा एक्सपोर्ट फंक्शन चेक रिटर्न 100, ठीक है। ऐसे चेक, देखो पहली बात तो एरर मार जाना चाहिए इसको,
अच्छा नहीं मारा क्या, रोएगा कुछ तो रोएगा। लिख जाओ। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, इसे अभी फाइल चली ही नहीं ना, ये वाली फाइल यूज़ ही नहीं हुई कहीं पे, हम यूज़ करेंगे इसको तो। लिखा है असिंक फंक्शन हैंडल, ले भैया हैंडल कर दिया। टाइप नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। ओके सॉरी ये ठीक है। और मैंने करा यहाँ पे कॉन्स्ट, क्या नाम है, गेट करणवीर इज इक्वल टू अवेट गेट करणवीर कुकी, कॉल कर दिया इसको मैंने, और कंसोल CLG कर दिया, गेट करणवीर कर दिया इसको, लेवल करणवीर लो। और मैंने बस कुछ नहीं करा, सिंपली इस फंक्शन को यहाँ हैंडल एक से यहाँ नहीं चल पाएगा ये, बटन लगा देते हैं जो कि बस बटन लिखने पे चलता है ये, ठीक है। तो बटन ऑन क्लिक जो कि इसको कॉल करती है, ठीक है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल, सिंपल एरो फंक्शन भी है भाई, ये क्लिक नहीं, ठीक है, बार बार एंटर होगा हाँ एरो देखो फंक्शन रोना चालू हो गया। तो क्या बोल रहा है ये कि तुम कांस्टेंट नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ओनली असिंक फंक्शंस आर अलाउड टू बी एक्सपोर्टेड इन अ यूज सर्वर फाइल। अच्छा अगर तुम यूज सर्वर नहीं भी लिखते तो भी ये यूज सर्वर बाय डिफॉल्ट मान लेता, सो यू डोंट नीड टू, क्योंकि मैंने क्या बोला था, कोई भी फाइल अगर यूज़ क्लाइंट नहीं लिखा है तो सर्वर साइड पे चलेगी, ठीक है। बट हम लिख क्यों देते हैं, बताने के लिए कि हाँ भैया ठीक है ये लो सर्वर पे चलती है। करने को तुम ये हरकत इसमें भी कर सकते हो, क्लाइंट कंपोनेंट वाला इसमें यूज सर्वर लिख दो, बट इसमें बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अनसेट रूल है कि हाँ भाई TSX के लिए वो रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ इन दोनों को, अब चल जाएगा ये, ठीक है। तो यूज सर्वर यहाँ क्यों लिखते, क्योंकि बस पता है भाई कि हाँ ये सर्वर कंपोनेंट है, भाई यहाँ पे लिखते हैं बताने के लिए कि ये फाइल सर्वर पे चलने वाली है, ठीक है। अब तुम्हें देखो करणवीर की वैल्यू मिल रही है, अगर हैंडल हम करें और अगर मैं एक स्टेट बना दूँ यहाँ पे फालतू की, स्टेट कॉमा सेट स्टेट, या एक यूज रेफ बना लेते हैं, चलो कॉन्स्ट यूज रेफ का सबसे सही इस्तेमाल ये है, इज इक्वल टू यूज रेफ, एक्चुअल में एक स्ट्रिंग होने वाला है, इनिशियली खाली होगा, सॉरी रेफ, और फिर मैं यहाँ पर रेफ डॉट करेंट इक्वल टू गेट करणवीर कर दूँ भाई। बट इसका ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि अगर चेंज होगी भी वैल्यू तो भी ये रेंडर तो होगा नहीं, रेंडर होगा नहीं तो दिखेगा नहीं, मैं कर तो दूंगा पर दिखेगा नहीं, देख लेना अभी। अगर मैं लिख दूँ ना रेफ कोलन तो भी नहीं दिखेगा ये। ब्रो मैकबुक M4 75,000 मिल रहा है, क्या 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 मैकबुक M4 75,000 का मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है भाई? हेलो अबे एक सेकंड, मुझे पता है क्या होगा, अब आपको मत बताओ भाई, ये कहाँ जाएगी यूजर एज स्ट्रिंग डिराइव रिक्वेस्ट मे बी हमसे टाइप ऑफ जनरली विद अननोन कर ले भाई, एज अननोन एज स्ट्रिंग, शिट, ठीक है ये लो। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो भले उसकी देखो मैं क्लिक भी करूँगा अगर इसको, तो देखो रेफ में कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, ठीक है। इसको अगर मैं फ्लेक्स कॉल कर दूँ CSS नहीं करा, ओके वेट, क्या हो गया देखो, एक क्लिक में ये बटन है ना, ठीक है। तो मैं करूँ भी हे क्लिक, देखो ये आ तो गया मेरे पास यहाँ पे करणवीर, पर रेफ के सामने कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रेफ री रेंडरिंग कॉज नहीं करता ना, तुमने अगर ये चेंज भी कर दिया तो ये वाली लाइन कभी प्रिंट ही नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो इनिशियल वैल्यू दे देता इनिशियल, और मैं इसको री रेंडर करता, क्यों रो रहा है भाई, ये इनिशियल के अलावा कुछ बदला नहीं, क्योंकि री रेंडरिंग कॉज नहीं करता। जैसे मैंने बताया ना रेफ का यूज़ हम कर सकते हैं वैल्यू टू स्टोर वैल्यू, और एक्चुअल में रेफ चेंज हो चुका है, पर अगर अपन यहाँ पर CLG रेफ डॉट करंट करेंगे, क्या रो रहा है भाई, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड, दिस फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज वैल्यू इफ यू नेम टू रेंडर कलेक्शन यूज एन एरे इंस्टेड, व्हाट द फक, भाड़ में जाए फालतू है। हाँ अच्छा ये सर्च पैरम्स कर रहे हैं क्या, ये दिक्कत है यार, निकल जा भाई, चलो हे क्लिक मी। तो देखो हमने रेफ चेंज तो कर दिया, ठीक है, पर एक्चुअल में कभी चेंज हुआ नहीं, मतलब रेंडर नहीं हुआ, चेंज हो गया, हाँ वही चेंज हो गया पर रेंडर नहीं हुआ, हाँ वही मैं कहना चाह, सॉरी कायदे से उनको पी टैग्स में डालना चाहिए था, पर एक मिनट भाई वरना दिखेंगे नहीं ढंग से,
देखो ये ठीक है, तो हम्म हे क्लिक मी पे वो तो चेंज हो गया। तो अगर कंसोल लॉग जो हम कर रहे हैं ना, ये रेफी तो कर रहे हैं। हम्म ये और इसको हटा दे, रिफ्रेश। देखो हम क्या कर रहे हैं, रेफ ही तो प्रिंट हो रहा है, रेफ तो चेंज हो गया बट कुछ रेंडर नहीं हो, क्योंकि रेफ में क्या होता है जब रेफ की वैल्यू चेंज करो तो भी वो कोई रेंडरिंग कॉज नहीं करता। तो हम उसका इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हैं ताकि हम वैल्यूज़ को अक्रॉस रेंडर प्रिजर्व कर सकें। मतलब अगर तूने कोई वैल्यू लिख दी, ठीक है, अगर तूने कोई वैल्यू रेफ की इनिशियलाइज कर दी एक बार, तो जब तक तू उसको एक्सप्लिसिटली चेंज करके रेंडर नहीं करवाएगा, मतलब कि इसको तू उठा के स्टेट में डालता ताकि वो रेंडर होता, तब इनिशियल की जगह कर्नवीर आता, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मतलब नहीं माना जाएगा कि ये मतलब दोबारा रेंडरिंग ट्रिगर नहीं करेगा। सॉरी, समझ गए क्या ये रोना इसलिए था? हाँ ठीक है, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई थिंक। तो यही था जो भी था, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। हेलो, हाँ ये तो समझ में आ गया पूरा कि ये रेफ वेफ कैसे काम करता है, यूज इफेक्ट, और ये जो नई नई चीज़ें आई हैं, ये अवेट पैरम, सर्च पैरम्स, कुकीज़ को गेट करने का तरीका, एक्शन से, एक्शंस बाय द बहुत काम में आते हैं, ठीक है। अगर तुमको कोई चीज़ ऐसे नहीं मिल रही तुम ऐसे ले सकते हो। एक और चीज़ है, तुम कुकीज़ को सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे चेंज कर सकते हो। म्यूटेट अगर करा तुमने, कुकीज़ अगर तुम म्यूटेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो तुम कायदे से 2-3 जगह ही कर सकते हो। middleware.ts में, दूसरा तुम कर सकते हो एक्शंस में, और तीसरा या तो राउट हैंडलर्स, बस, और कहीं नहीं कर सकते। तुम सर्वर कंपोनेंट में अगर सोचो मैं यहाँ आके कुछ कर दूंगा कुकीज़ में चेंज, और कुकी मतलब कुकी स्टोर डॉट गेट सेट वैल्यू कुछ करूँगा और कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर मैं करके दिखा सकता हूँ तुमको, बाय द वे मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्स्ट। ये वाली दिक्कत भाई मुझे बहुत बार आई है, इसलिए बता रहा हूँ। इक्वल टू अवेट नहीं, सीरियस में बहुत झेल चुका हूँ ना ये वाली दिक्कत। क्यों नहीं होता उस, अगर तुमको जानना हो तो बता दो, मैं वो भी समझा दूंगा। बट अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कुकी स्टोर डॉट सेट, रुक जा देख, कुकी स्टोर डॉट सेट रजनीश मिश्रा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब तुम सोचो अगर ये सेट कर देगा तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। कुकी एक्शन या तो सिर्फ सर्वर एक्शन में हो सकती है, राउट हैंडलर में हो सकती है। देखो ये रोना करने लगे, कुकीज आर ओनली मॉडिफाइड इन सर्वर एक्शन राउट हैंडलर। तुम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तुम सिर्फ रीड कर सकते हो। रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम गेट करो और कर्णवीर लिख दो, रजनीश लिख दो, डजेंट मैटर, गेट कर सकते हो, सेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ middleware.ts में हो सकती है, middleware.ts में कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। middleware.ts यहाँ पे एक एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तुमको, इसी नाम का फंक्शन, मिडिलवेयर नाम का ही, किसी और नाम का नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियसली रिटर्न नेक्स्ट करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन है। व्हाट द हेक, नेक्स्ट इज क्या भाई, नेक्स्ट फंक्शन यही है ना जो ये नेक्स्ट, एक सेकंड, यार नेक्स्ट तो नहीं है साला, वेट नहीं, सॉरी शिट, क्या करता क्या है ये, लेता क्या है, कस्टम सर्वर डेव है, भाड़ में फालतू है, ये नहीं, ये वाला नेक्स्ट नहीं, सॉरी नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे तो नेक्स्ट नहीं, ये ठीक है। अब अगर यहाँ पे कुकी स्टोर डॉट सेट करोगे, विच इज़ लाइक रिस्पॉन्स कुकी, अब वेट कर रहा है तो उसको असिंक बनाना पड़ेगा, फिर कुकी स्टोर डॉट सेट, दूसरा फिर यहाँ पे सिक्योर दे सकते हो तुम, ठीक है। सिक्योर पाथ स्लैश, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कुकी सेट करते टाइम, ये जरूर करना है, HTTP ओनली, ये कर दो ताकि जावास्क्रिप्ट से मॉडिफाई ना हो सके, मतलब मॉडिफाई सिर्फ, सॉरी मॉडिफाई सिर्फ सर्वर पे हो पाएगी, क्लाइंट पे नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब ब्राउजर तो कर ही सकते हो बट लाइक क्लाइंट एज इन की किसी जावास्क्रिप्ट लॉजिक का यूज़ करके तुम अगर सोचो कि मैं कुकी को मॉडिफाई कर लूँगा, वो नहीं हो पाएगी। तो ये जो कुकी वाले जो भी फोर्जरी अटैक्स होते हैं प्रोबेबली उनको प्रिवेंट मार देता है, ठीक है। तो ये कैन ओनली बी मॉडिफाइड ऑन सर्वर, ऑफ कोर्स लोकली ब्राउजर में तो कर ही सकते हो, रास्ते में नहीं कर सकते, ठीक है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट लॉजिक। तो अब ये चल जाना चाहिए, देखते हैं अगर सेट हो गया होगा, नहीं हुआ, देख सकते क्यों नहीं हुआ भाई, वेट CLG हेलो, अच्छा ये सिक्योर पे ही सेट होगा क्या, फॉल्स कर दो भाई, ये HTTPS डोमेन के लिए रो रहा होगा कि HTTPS नहीं है ना, HTTP है, हो क्यों नहीं रहा ये, हेलो फ्रॉम मिडलवेयर, एक मिनट करके देखते हैं, होना तो चाहिए।
ओए मिडलवेयर डॉट टीएस फाइल की पोजीशन गलत है भाई, बाहर होनी चाहिए, रूट में होती है मिडलवेयर डॉट टीएस। कहाँ गई हाँ कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? अरे ये किसी और पे चलते दोबारा मटेरियल में चलते हैं। हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया। ये हाँ रूट में होती है, सॉरी ठीक है, अब हो जाएगी सेट। कर्णवीर रजनीश का नॉट फाइंड द मिडलवेयर है तो गधे, रोना क्या कर रहा है? हाँ ठीक है चल गया, या ठीक है। तो ये है, तो ये तुम ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये रजनीश मिश्रा जो भी सेट हुआ है हमारा, ये तो तुम मिडलवेयर से कर सकते हो, सर्वर एक्शन से कर सकते हो, राउट हैंडलर से कर सकते हो। राउट हैंडलर मतलब ये, सर्वर एक्शन मतलब मैंने बता ही दिया, कोई फाइल जो सर्वर पे चलती हो, या फिर मिडलवेयर डॉट टीएस मैंने करके दिखाई दिया, वरना एरर मार जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, कोई भी राउट हैंडलर अगर तुम बनाओगे तो उसको रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना ही करना पड़ेगा, वरना वो शायद वैलिड नहीं माना जाता। अगर मैं यहाँ से ऐसा कुछ मैं रिटर्न करूँ और मैं फिर यहाँ पे चला जाऊँ /API/current पे, तो एरर मारना चाहिए इसको। ओ ले ठीक है, पर अगर मैं इसके लिए ये करके और सेव कर दूंगा तो रिफ्रेश करते चल जाना चाहिए। अबे भाई एक ही बार में अटकता है, फिर रोने लग रहा है। ये देखो नो रिस्पॉन्स रिटर्न फ्रॉम राउट हैंडलर करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ फिर इसको काट के तुमको चालू करना पड़ेगा, सर्वर क्रैश मार गया, एक्सीलेंट ठीक है। बर्बाद ही हो जाएगा। अरे मैं सोच रहा था गोला इनकी प्लेलिस्ट बना के अपलोड करता हूँ, कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, ये ले चल रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और नेक्स्ट जेएस में तो और क्या क्या चेंजेस थे? और तो कुछ खास चेंजेस थे नहीं, मैंने पूरा रिएक्ट का बता दिया, रिएक्ट कैसे चलती है, सर्च पैरम्स कैसे लेते हैं, सर्वर पे कैसे लेते हैं वो भी मैंने बता दिया, और तुम्हारा कुकीज़ के साथ क्या खेल है वो भी बता दिया। सर्वर एक्शंस कैसे काम करते हैं, सर्वर एक्शंस आर नथिंग बट फंक्शंस विच रन ऑन द सर्वर, ठीक है। पहला तो इवेंचुअली एक्चुअल में क्या होती है, एक HTTP रिक्वेस्ट होती है जो कि भेजता है कौन, नेक्स्ट.js भेजता है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा होता है एक्चुअल में, हर बार पोस्ट होती है, ठीक है। दिखाऊंगा अगर मैं तुम्हें नेटवर्क दिखाऊँ ना, तो अगर मैं चलते हैं वहाँ पे चलते हैं अपन स्लैश क्या था करण, देखो ये नहीं था ना शायद, क्या दूसरा पेज बनाया था क्या, स्लग वाला था, सॉरी /slug/1। देखो ये है, हो क्या रहा होता है, हर बार एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है, पोस्ट ही जाएगी वो, और उसमें कुछ पेलोड अगर तुम भेजोगे तो जाएगा, तो मतलब पेलोड विल बी द तुम्हारा जो फंक्शन जो भी, अगर तुम उसको कोई वो दे रहे हो तो पैरामीटर दे रहे हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर दे दूँ उसका, देखो गेट कुकी नेम मान लेते हैं, ठीक है, करणवीर, और मैं यहाँ पे आऊँ और इसको मैं यहाँ पे वो कर लूँ नेम कोलन नेम को कॉल कर दिया, ठीक है। अभी ठीक है, आपको जो जितना मुझे लग रहा है रिक्वेस्ट पेलोड के उसमें जाएगा, बस तुम्हारा वो नाम ये देखो, ठीक है। और वो है क्या, इवेंचुअली पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इसका मतलब बेसिकली फंक्शन, कहने को फंक्शन सर्वर से कॉल हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, कॉल कर रही है, लेके आ रही है, ठीक है। हाँ तो ये वो है, तो तुम मतलब एक्शंस आर नथिंग बट पोस्ट रिक्वेस्ट। अच्छा ये चीज़ कि तुम्हारी ये मतलब तुम कुकीज़ को सिर्फ सर्वर कंपोनेंट में क्यों नहीं चेंज कर सकते, इसमें क्यों कर सकते हो? पहले तो ये वार्निंग नहीं देता था नेक्स्ट.js, इसके चक्कर में भाई मेरा बहुत टाइम ख़राब हुआ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट रेंडर होने के जस्ट बाद कहाँ गया गूगल क्रोम, देखो होता क्या है, सर्वर पे तुम्हारा सर्वर कंपोनेंट रेंडर हो गया, और उसके तो ये जो रेंडरिंग हुई ना, इसको बोलते हैं कि नेक्स्ट.js अपनी रेंडरिंग साइकिल में चला गया। इसके बाद किसी भी तरीके का तुम्हारा जो भी HTTP रेस्पॉन्स होता है वो लेना बंद कर दिया जाता है। ये एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो होती है एक चीज़ होती है एनाटॉमी ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट। एनाटॉमी मतलब सिंपल होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारे जो हेडर्स होते हैं वो रेंडरिंग के पहले पहले सारे आ जाने चाहिए। और कुकी क्या हेडर है, कुकी एक हेडर ही हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कुकी का हेडर सेट कुकी हेडर होता है, उसके थ्रू सब कुछ आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे तुम्हारी रेंडरिंग साइकिल में घुसता है, अबे सर्वर साइड रेंडर्ड हो या क्लाइंट साइड रेंडर्ड हो, कुछ भी हो, रेंडरिंग साइकिल के पहले पहले तक तो तुम सारे हेडर्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हेडर्स म्यूटेट हो सकते हैं, माने कुकी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। पर एक बार ये घुस गया यहाँ पे तो अब नहीं हो सकती हेडर म्यूटेट, चेंज नहीं हो सकते। तो फिर तुम सर्वर कंपोनेंट में अगर चेंज कर रहे हो, मतलब तुम सर्वर साइड रेंडरिंग में चेंज कर रहे हो कोई कुकी, पर HTTP ने तो हेडर्स म्यूटेशन पहले ही करने थे जो कर लिए, तो कर ही नहीं सकते थे तुम। तो इसीलिए होता यह है कि तुमको SSR माने सर्वर साइड रेंडरिंग, मतलब भले क्लाइंट कंपोनेंट हो भले सर्वर कंपोनेंट हो,
तुम्हें अलाउ नहीं किया जाता, इसीलिए तुम्हें सिर्फ सर्वर पे लिटरली करना अलाउड है। और सर्वर पे क्या क्या चलता है, एक्शंस, राउट हैंडलर्स और मिडिलवेयर, समझो। क्योंकि इसके बाद तुम हेडर्स म्यूटेट ही नहीं कर सकते, हेडर्स इसके बाद नहीं म्यूटेट कर सकते, हेडर म्यूटेशन इसके बाद नहीं पॉसिबल है। फिर रेंडरिंग साइकिल में चला गया, फिर वो अपना पेज वेज रेंडर करेगा, समझ रहे हो। और पहले तो भाई ये वार्निंग ही नहीं देता था, ये तो मैंने बहुत हार्ड वे से फिगर आउट किया। अब तो अच्छी बात है नेक्स्ट 15 में वार्निंग देने लग गए कि भैया तुम ये नहीं कर सकते, तुम सिर्फ सर्वर में ही कर सकते हो कुकी म्यूटेट, ठीक है। हाँ, रीड कर सकते हो रेंडरिंग साइकिल में, मतलब यहाँ पे तुम रीड कर सकते हो, पर म्यूटेशन पहले पहले ही कर लेना है तुमको सारे। ठीक है। तो अगर मान लो तुमको किसी क्लाइंट कंपोनेंट से मान लो म्यूटेशन ट्रिगर करवाना हो, तब क्या करोगे, मैं बताता हूँ क्या करोगे। देखो, नेम की लेता है, वैल्यू लेता है, ये वैल्यू दे देते हैं उसको, वैल्यू चेंज वैल्यू, ठीक है, कुछ दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको हम देंगे वैल्यू स्ट्रिंग दे दो, वैल्यू डिफाइन करते हैं, वैल्यू दे दी, वैल्यू हाँ स्ट्रिंग दे दी, और यहाँ पे सेट कर दिया और नेम कॉमा वैल्यू कर दी। नहीं, ऊपर स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करना है। हाँ, 2 बार स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया तुमने आपको। कहाँ पे, ओह माय गॉड सॉरी, ठीक है, ये तूने हाँ, उस केस में कर दिया अगर नल होगा तो हाँ अपना हाँ, मैं समझ गया, ये सही है। हाँ, चेंज लग तो रहा वैल्यू, अब रुक जा, पहले रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है, हो गया। और उसके बाद हे क्लिक मी पे, अब देखो अभी क्या है, शर्मा क्लिक नहीं करा, ये रोना क्यों कर रहा है बे, ओनली प्लेन ऑब्जेक्ट्स हैव एंड अ व्यू फिल्टर पास्ट। अच्छा, इसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा क्या, अच्छा, अरे यार इसका वो बड़ा खेल है, तुम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स पास नहीं कर सकते, तो ऐसा कर लो, स्ट्रिंग कर दे से एक ही स्ट्रिंग करते कर दो, पैरम करके स्ट्रिंग कर दो, हम यहाँ पे उसको वो कर पास लेते कर। हैं, हाँ, पैरम करके उसको स्ट्रिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स पैरम, ठीक है। और डेटा में एक्चुअल में क्या क्या होगा, नेम होगा और वैल्यू होगा, ठीक है, ये सही है। अब करते हैं वापस से, तो कर आइए, देखो चेंज वैल्यू हो गई। अगर मैं कोई और करता हूँ यहाँ पे, हे क्लिक मी मान लो, इस पर क्लिक करते हैं जब हम ऑन क्लिक है ना, तो हैंडल मान लो कोई पैरामीटर लेता, मान लेते हैं, तुम समझ गए, मतलब आइडिया तुमको मिल गया होगा। अगर मैं इसको वापस से चेंज कर दूँ, रुक जा, हाँ यहाँ से चेंज कर देते हैं, शर्मा लिख दिया मैंने और रिफ्रेश मारा, हे क्लिक मी करा, वैल्यू चेंज हो गई, समझ गए। तो क्लाइंट कमेंट्स अगर तुमको कुकी चेंज करवानी तो ऐसे कर सकते हो। फिर रोना क्या कर रहा है भाई, ओनली सर्वर कमेंट में फ्यू बिल्डिंग्स कैन बी पास्ड इनटू क्लाइंट कमेंट ऑन सर्वर कमेंट्स क्लासेस और नल प्रोटोटाइप फक यू, जो भी ये फालतू एरर है वो, ठीक है, हाँ ये फालतू एरर है, तू समझ गया मतलब कैसे कर रहा हूँ। सर्वर एक्शंस का आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये बताना तो मैंने बता दिया, तो ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। और तो कोई चीज़ बची नहीं। आई डोंट थिंक नेक्स्ट.js के रिलेटेड तो बस एक चीज बता सकता था अगर यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो, क्या कि एक्चुअल में रिएक्ट और नेक्स्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, वो देखने वाला सीख क्या है, ठीक है, वो देखने वाला सीख आगे क्या किसी को पता नहीं है कि हाँ, सर्वर तो साइड नहीं, रेंडरिंग नहीं तो नहीं आती भाई, तो फिर सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी सीखा था, तुम भी सीख लो भाई, छोटी बात है, ठीक है ना, कोई मैं